गाइस, तो अब हम लोग फाइनली क्या करने वाले हैं, जीएसटी के टॉप 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन, जिसके अंदर हम लोग कम से कम ये रिवाइज कर लेंगे क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े हैं और उनको एक बार ओवरऑल गो थ्रू करते जाएंगे कैसे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि आएगा तो एग्जाम में नया क्वेश्चन, वो तो नहीं आएगा। और अमेंडमेंट्स के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। तो मैंने जो एक अमेंडमेंट वीडियो आप लोगों को भेजा हुआ है, कुछ 30-40 मिनट का अमेंडमेंट वीडियो, नहीं वो जनवरी वालों के लिए भी है, मैंने भेजा हुआ है, आप चेक करना। आपके ग्रुप पे जनवरी 25 का अमेंडमेंट वीडियो भेजा हुआ है, ज्यादा टाइम का नहीं, बहुत थोड़ा सा है, पर उसमें जो जो अमेंडमेंट्स है वो एक बार आप देख के जाना। वो मई 25 वालों के साथ साथ जनवरी 25 वालों के लिए भी है, नॉट मई 25, जनवरी वालों के लिए भी वो अमेंडमेंट है। मैंने भेजा हुआ है वीडियो, आप बोलोगे तो आज टेलीग्राम पे वापस एक बार भेज दूंगा। मैंने भेजा हुआ है वीडियो, एक और बार भेज दूंगा। बिल्कुल जनवरी वालों के लिए भी है, वो पीडीएफ को मैंने शॉर्ट करके पूरा समझाया है। ऑलमोस्ट चीजें कवर थी, लेकिन कुछ चीजें नहीं है तो मैंने उसमें कवर कर दी है। वो एक 30-40 मिनट्स का वीडियो, उसको फास्ट ट्रैक करके फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला काम करना, अमेंडमेंट वीडियो देख लेना, साथ में ये 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अपने को बहुत अच्छे से करनी है। तो अब मैं उसी से स्टार्ट कर रहा हूं, तो हो जाइए तैयार। हम लोग चालू कर रहे हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस क्लास में से डिस्कस भी हुए हों जब हम पढ़े थे तब, लेकिन एक बार उसको कंपाइल करके वापस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नवंबर 2023 का एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन सप्लाई के कंसिडरेशन वाले पॉइंट में कवर था। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़वाता हूं, आप सब लोग मुझे बताना कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली कौन सा रूल लगेगा। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ और नॉट। Mr. Sonu from Chandigarh purchased a water cooler from Malhotra Brothers of Hoshiarpur for 25,000 to donate it to a temple situated in Hoshiarpur. Mr. Sonu directed Malhotra Brothers to engrave the words on the water cooler donated by the Mr. Sonu from Chandigarh and dispatch the water cooler directly to the temple. ये क्लॉज हम लोगों ने पढ़ा था कंसिडरेशन के अंदर। अगर आप देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि कंसिडरेशन में अगर मंदिर को डोनेशन मिला है तो उसे कंसिडरेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं। और मैंने इसमें दो चीजें बताई थी कि अगर सिर्फ डोनेशन का नाम लिखा है और बिजनेस का प्रमोशन नहीं है तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं होता है, और कंसिडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होता है। लेकिन अगर बिजनेस का प्रमोशन है, आप ब्रांड एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो कंसिडरेशन फिर सप्लाई होगा। तो इसको आपको आंसर राइटिंग में कैसे लिख के आना है, सबसे पहले आप लिखोगे कि डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन is treated as consideration only if अगर उसके अंदर ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट किसका हो रहा हो, बिजनेस का हो रहा हो। देयर एग्जिस्ट क्विड प्रो को, मैंने बताया था क्विड प्रो को, एक के बदले में कोई दूसरी चीज आपको मिलनी भी चाहिए। तो अगर जिसको आपने डोनेशन दिया उसको ऑब्लिगेशन है कि उसको आपका बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो ही उस केस में कंसिडरेशन माना जाएगा। पर अगर ऊपर वाली सिचुएशन देखी जाए तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि इट्स ए एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी, क्यों क्या लिखा, डोनेटेड बाय मिस्टर सोनू, ना उसका ब्रांड का कोई एडवर्टीजमेंट है, ना उसका कोई इंडोर्समेंट हो रहा है, ना उसका कोई बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो इसे कभी भी डोनेशन को कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। कंसिडरेशन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट सप्लाई भी नहीं होगा। ये आपको आंसर लिखना है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो ये तो बहुत अच्छा खासा साइज हो गया, इससे भी थोड़ा छोटा लिखोगे तो भी चलेगा, पर ये एक आइडियल साइज है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। पहले बताओ समझ में आया या नहीं आया ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को, जल्दी बता दो। ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? देखो गाइस, क्लियर है? यस, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीपी का मई 2024 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आरटीपी का मई 24 का क्वेश्चन है और ये भी सप्लाई का ही क्वेश्चन है, आरटीपी का मई 2024 का क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम रीड करना और पढ़ना चालू करते हैं। आरटीपी का मई 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेक्चर अपलोड होगा आरती, ऑफ कोर्स ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी मिस हो गया, पहले सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। वेस्को लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अहमदाबाद में इसका हेड ऑफिस है, सिंगापुर में उसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ली अपने हेड ऑफिस से। पहली बात बताते हैं कि ये कहां आता है। सर इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट क्यों हुआ है पहले बताओ। सिंगापुर से सर्विसेज इंडिया आई है, तो जैसे इंपोर्ट आता है हमारे दिमाग में दो चीजें आती है, या तो 71B लगता है या शेड्यूल 1 लगता है। 71B कब लगता है, जब कंसिडरेशन हो।
कंसिडरेशन नहीं हो तो फिर शेड्यूल 1 लगता है। शेड्यूल 1 बोलता है कि अगर आपने सर्विसेज बिना कंसिडरेशन इंपोर्ट करी हो तो 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक तो बिजनेस के लिए मंगाई होनी चाहिए और सामने वाला आपका रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। अब चेक करो क्या है, रिलेटिव है? यस सर। हेड ऑफिस ब्रांच है मतलब रिलेटिव हो गया, हो गया। क्या बिजनेस के लिए मंगाई? यस सर, इसने मंगाई है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब इट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो बताओ शेड्यूल 1 के अंदर ये फॉल हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। इसका मतलब इसे सप्लाई माना जाएगा नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। ऐसे दिमाग आप एग्जाम में भी लगाना कि अच्छा ये क्लॉज कहां आता है, उसके अंदर क्या लिखा था। डायरेक्टली कंक्लूजन तक जाने की जगह पहले ये ढूंढना, बॉक्स ढूंढना कि अच्छा इसका बॉक्स का है, फिर बॉक्स का पिटारा खोलना और देखना उसमें क्या लिखा है, फिर कनेक्ट करना कि ये जो लिखा है और वहां जो लिखा है उसमें क्या चीजें मैच हो रही है। ठीक है, तो ऐसे आप जाओगे ना तो आपको आंसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। चले आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन सेकंड पे। नाहटा कंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर्ड बिल्डर है अंडर जीएसटी, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में 5 फ्लोर की बिल्डिंग की परमिशन म्युनिसिपल प्रोजेक्ट से लेके बैठा हुआ है। अब आदित्य कंस्ट्रक्शन एक नेबरिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जो वो नाहटा वालों के पास आया और बोलता है कि भैया मेरे यहाँ आपकी बिल्डिंग के कारण लाइट रुक जाएगी, तो तुम लोग यार ये बिल्डिंग जो है ना 5 फ्लोर की मत बनाओ और 3 फ्लोर की बनाओ। तो मैंने बोला भैया जब मुझे परमिशन 5 फ्लोर की बनी है तो इलीगल एक्टिविटी तो कर नहीं रहा हूं, मैं लीगल एक्टिविटी कर रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं बनाऊं 5 फ्लोर में? 5 फ्लोर बनाऊंगा, मैं 3 फ्लोर क्यों बनाऊं? बोलता है एक काम कर, तेरे को जो 2 फ्लोर का नुकसान हो रहा है उसके बदले में मैं तेरे से 20 लाख रुपए का कंपनसेशन ले ले, पर हमारी लाइट आती रहे इसके लिए तू 5 फ्लोर की नहीं और सिर्फ 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। पहली बात क्या है, इलीगल एक्टिविटी की पेनल्टी है? नहीं। अब हमने पढ़ा था शेड्यूल 2 के अंदर, इफ यू आर टू डू एनी एक्ट और टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्ट, अगर सामने वाले से को आप कोई काम करने से रोक भी रहे हो तो सप्लाई होगा। शर्त है इंप्लाइड या एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब पहले बताओ कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट चाहिए, क्या यहां पे दोनों पार्टी अग्री कर रही है? दोनों पार्टी अग्री कर रही है कि ठीक है मैं 3 फ्लोर का घर बनाऊंगा, 2 फ्लोर छोड़ देता हूं, उसके बदले में तू मुझे 20 लाख रुपए दे दे। अग्रीमेंट हो गया, अग्रीमेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका मतलब कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है मतलब सप्लाई है। शेड्यूल 2 के अंदर जहां पे हमने पढ़ा था टू डू एन एक्ट, नॉट टू डू एन एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये वो वाली सर्विस है। तो एक बार इसका आंसर पढ़ते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or to do an act has been specifically declared to be a supply of service under पैरा वाला तो भूल सकते हो आप, शेड्यूल 2 याद रखना, शेड्यूल 2 of the CGST Act. In the given case, Nahata Construction has agreed to build only 3 floors even. अब देखो आपने देखा क्वेश्चन ने क्या किया, क्वेश्चन ने पहले प्रोविजन लिख दिया। प्रोविजन लिखने के बाद उस प्रोविजन को आपकी गिवन सिचुएशन के साथ कनेक्ट किया, कोरिलेट किया। किसी भी केस स्टडी क्वेश्चन में आपको यही सॉल्यूशन ऐसे ही लिखना चाहिए, पहले आप प्रोविजन लिख दीजिए, फिर उस प्रोविजन को आप अपनी गिवन इंफॉर्मेशन के साथ कोरिलेट कीजिए और फाइनली कंक्लूजन पे आइए। तो अब इन्होंने यहां पे ये लिखा है, द रिजल्ट इन द सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए क्या लिखा है, एक चीज तो देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा कंसिडरेशन मस्ट फ्लो इन रिलेशन टू दैट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी विद कंसिडरेशन ही माना जाता है, तो अग्रीमेंट होना चाहिए और साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इस केस में फिर इसे सप्लाई मान लिया जाएगा। सिंस आदित्य कंस्ट्रक्शन इज नॉट रेडी टू पे एनी फर्दर अमाउंट टू नाहटा कंस्ट्रक्शन। हाँ एक चीज ध्यान रखना, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया, आपको पता है ये चीज हम लोग शायद एग्जाम में नोटिस नहीं करेंगे, ये चीज आप एग्जाम में नोटिस नहीं करते। पता है आप कॉपी में क्या लिख के आते हैं, यस ये सप्लाई है, इतने लिख के आते, इसमें एक वर्ड और था 20 लाख ही दिए, मतलब इसका बचा हुआ पार्ट वैल्यूएशन का आ गया कि जीएसटी कितने अमाउंट पे लगेगा। तो आपने क्या 20 लाख प्लस जीएसटी दिया कि 20 लाख दिया? अब मैंने वैल्यूएशन पढ़ाते समय सब लोगों को समझाया था कि अगर कोई आदमी टोटल कंसिडरेशन दे और अलग से जीएसटी पे ना करे तो ये मान लिया जाता है कि जो अमाउंट दिया है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। ये एक और नया पॉइंट है जो शायद आप लोग सोचते नहीं, आप लोग सिर्फ ये सोचते, हाँ आप लोग क्या सोचते नहीं, ये तो सत्या था, इस क्वेश्चन में सोचते क्या आप, इस क्वेश्चन में क्या सोचते हैं कि सप्लाई है कि नहीं, और आपका आंसर कहां एंड कर देते कि सर ये सप्लाई है या ये सप्लाई नहीं है। लेकिन अपने को उसमें जब अमाउंट दे दिए जाए और जीएसटी कैलकुलेट करने का बोले तो ध्यान रखना उस 20 लाख का भी ध्यान रखना क्या अलग से जीएसटी मिला है कि नहीं मिला है।
अगर 20 लाख पे अलग से जीएसटी नहीं मिला है तो क्या मानेंगे, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव है तो 20 लाख को डिवाइड बाय 118 करके फिर अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे और उस पर 9% जीएसटी निकालेंगे। तो आई थिंक अमाउंट 1,52,542 रुपए आ रहा होगा 9% का। 9% का है ना, 20 लाख डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करो और उस पर 9% लगा दो, सीजीएसटी हो जाएगा, और 9 लगा दोगे वो एसजीएसटी हो जाएगा। तो 1,52,542 152,542 का अमाउंट निकल के आ रहा है। सही है अमाउंट? कहीं आपको कैलकुलेशन में एरर लगे तो बता देना, मैं शीट में अपडेट कर दूंगा। अभी सही है अमाउंट 152,542, बढ़िया, करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? अगर अमाउंट दे दें तो आप निकाल के जरूर आइएगा, क्योंकि वो कभी भी सजेस्टेड आंसर में उठ के आ जाएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा इसमें ये भी निकालना था क्या। एक्चुअली इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने पूछा हुआ है, देखो अज्यूम द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी तक भी बोल दिया, तो रेट ऑफ जीएसटी क्यों पूछा? अगर उन्होंने सप्लाई का ही पूछना था तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने से रेट ऑफ जीएसटी के साथ साथ उनसे ये भी पूछना था कि अमाउंट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, तो वो आपको निकाल के आना पड़ेगा। यस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। शुभ डायरेक्टर है, ये अब चार्ज ऑफ जीएसटी का क्वेश्चन है, आरसीएम एनसीएम का, ये भी एग्जाम में आता है, आरसीएम एनसीएम। तो अब अपना आरसीएम एनसीएम पे आया, तो देखो शुभ डायरेक्टर स्टार कंपनी का जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज कंपनी को, जिसके बदले में रेम्यूनरेशन मिल रहा है 125। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर जीएसटी इज पेबल इन दी ऑल फॉलोइंग केसेस। पहला, मिस्टर शुभ इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। क्या प्रोविजन कनेक्ट कर पा रहे हो? पहले ढूंढो कहां था, ढूंढो नहीं, पहले उसके पहले शेड्यूल 3 था। शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है और एम्प्लॉय नहीं है तो पहली बात उस पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगता है। सप्लाई मानते हैं, अब सप्लाई मानते हैं तो सवाल आता है जीएसटी भरेगा कौन? डायरेक्टर और कंपनी का क्लॉज लग गया, तो सिटिंग फीस के ऊपर जीएसटी डायरेक्टर भरता है कंपनी भरता है? तो आपको यहां पे दोनों आंसर लिख के आने पड़ेंगे। पहले आप बोलोगे कि एज पर शेड्यूल 3 कोई भी एम्प्लॉई अगर होता है तो सप्लाई नहीं है, पर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो गया, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आता है, तो सप्लाई है। ये पहला पॉइंट लिख दिया। अब आप लिखोगे कि यस द अमाउंट इज टैक्सेबल बट इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। इसका मतलब इस केस में टैक्स जो पे होगा वो टैक्स कौन पे करेगा? डायरेक्टर पे करेगा कि ये कंपनी की लायबिलिटी है? कंपनी की लायबिलिटी रहेगी और कंपनी इसके ऊपर टैक्स पे करेगा, डायरेक्टर इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया। सेकंड, मिस्टर शुभ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अरे सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मतलब इनको रेम्यूनरेशन मिला होगा, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वो एम्प्लॉय हैं कंपनी के, लेकिन उनके टोटल रेम्यूनरेशन में से 60,000 ही सैलरी डिक्लेयर हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने इनकम टैक्स में टीडीएस काटा है, और बाकी 65,000 रुपए उन्होंने सैलरी के अलावा किसी और सर्विसेज को देने के लिए यहां पे सर्विसेज के बदले में रेम्यूनरेशन लिया है। क्या ये दोनों रेम्यूनरेशन है? मैंने ये क्लॉज लिखवाया था कि रेम्यूनरेशन तभी माना जाएगा जब टीडीएस कौन से सेक्शन में कटा हो, 192 में कटा हो। आप देखो 65,000 के लिए टीडीएस कौन से सेक्शन में कटा है, देखो नीचे लिखा हुआ है लास्ट में लाइन 194 जे में। तो बताओ ये रेम्यूनरेशन का कटा कि प्रोफेशनल सर्विस का कटा? प्रोफेशनल सर्विस का कटा। मैंने कॉपी में क्लियरली लिखवा रखा है कि अगर टीडीएस 192 कटे तो ही सैलरी मानना, अगर टीडीएस 194 जे का कटे मतलब वो प्रोफेशनल फीस है, और अगर ये प्रोफेशनल फीस है तो उसके ऊपर फिर जीएसटी भी लगेगा, फिर वो रेम्यूनरेशन नहीं माना जाएगा। सैलरी तभी मानी जाएगी जब आपने 192 में टीडीएस काटा है। अगर आपने 194 जे में टीडीएस काटा है मतलब आपने टेक्निकल और प्रोफेशनल फीस दी है, तो वो चीज फिर रेम्यूनरेशन नहीं है, और वो चीज रेम्यूनरेशन नहीं है तो उसके ऊपर फिर जीएसटी लगेगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, जो 60,000 है वो तो सप्लाई ही नहीं है, उस पर तो कोई जीएसटी नहीं है, बचे हुए 65,000 पे जीएसटी है और टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। आरसीएम 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 डायरेक्टर में आरसीएम ही लगता है, डायरेक्टर कंपनी में क्या लगता है? आरसीएम ही लगता है। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं समझो, ध्यान रखना, डायरेक्टर की दी गई सारी सर्विसेज उसमें आएगी। अब वो डायरेक्टर अगर जैसे मान लो डायरेक्टर एज ए सैलरी में उठा रहा हूं, पर मैं अपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए आपसे प्रोफेशनल फीस भी ले रहा हूं, तो वो एक्चुअली सिटिंग फीस ही नहीं, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू दी कंपनी। पर हाँ उसमें एक और क्लॉज है, ध्यान रखना, डायरेक्टर जो भी सर्विसेज दे रहा है उसके डायरेक्टरशिप के अंदर उस पर आरसीएम है। लेकिन आज मान लो आपने डायरेक्टर की प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली, उस पर आरसीएम नहीं है।
डायरेक्टर की दी जाने वाली सर्विसेज पे आरसीएम है, पर डायरेक्टर ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी पे कंपनी को किराए पे देता हूं, तो फिर उसके ऊपर आरसीएम नहीं, उसके ऊपर क्या लगेगा, एनसीएम। डायरेक्टर रिलेटेड सर्विसेज पे आरसीएम, पर आज मेरे से एक अलग अग्रीमेंट और कर रखा है कंपनी ने कि मेरी प्रॉपर्टी किराए पे भी ले लोगे, तो वो तो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी आ गया, और रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो एनसीएम लगता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर डायरेक्टर रिलेटेड सर्विसेज है तो वो चीज आ जाएगी आपकी आरसीएम में, लेकिन आपने कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई और सर्विस भी दी है उसको, तो वो फिर आरसीएम में नहीं आएगा, वो फिर किस में आएगा, एनसीएम में आएगा। इसमें बताए और अच्छा क्वेश्चन में बनाता तो क्या करता, एक और ऐड कर लेता, इसी डायरेक्टर को कंपनी ने 75,000 रुपीज रेंट भी दिया है जगह के किराए का, बताओ उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है कि नहीं, और है तो कौन डिस्चार्ज करेगा, तो इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, डिस्चार्ज कौन करेगा, डायरेक्टर डिस्चार्ज करेगा। लेकिन हाँ अगर ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होती, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वाला क्लॉज लग जाता, याद करो, अगर डायरेक्टर अनरजिस्टर्ड है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल कोई भी कंपनी ले रही है तो उसमें फिर आरसीएम लग जाता है, रजिस्टर्ड लग जाता है, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड होता है तो क्या लग जाता है, आरसीएम लग जाता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कभी भी रजिस्टर्ड आदमी खरीदता है तो क्या लग जाता है उसमें, आरसीएम। तो ध्यान रखना कमर्शियल प्रॉपर्टी में एनसीएम है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आरसीएम है, और डायरेक्टर्स में भी आरसीएम है। तो डायरेक्टर सर्विसेज आरसीएम, कमर्शियल प्रॉपर्टी एनसीएम, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आरसीएम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर पढ़ा हुआ होगा तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। बताओ याद आया या नहीं आया, आ गया। बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आरसीएम एनसीएम का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। किसी को तकलीफ हो तो पूछ लीजिए, ऑनलाइन किसी को कोई प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है, ऑनलाइन जितने ही बच्चे हैं बता दीजिए मुझे, किसी को कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, नहीं, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो अनरजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड है तो, अच्छा कमर्शियल प्रॉपर्टी तो एनसीए में लगेगा ना, एनसीए में, तो सामने वाला रजिस्टर्ड हो या सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो हमेशा क्या लगता है, एनसीए। अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा हूं और सामने वाला रजिस्टर्ड हो या सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो, एनसीए में ही आएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, विकी फ्रैंकलिन एक अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर है, अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर है ना, ऑथर 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 आरसीएम, पर ऑप्शनल एनसीएम भी था। ऑप्शनल एनसीएम सिर्फ तब था जब ऑथर खुद रजिस्टर्ड हो। भाई यार आपको एक लाइन में इसका आंसर मिल गया, पर एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। मिस्टर विकी फ्रैंकलिन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर है जिसने 3 करोड़ रुपए लिए हैं किसी बुक के पब्लिकेशन के लिए, जिसमें उसने कॉपीराइट ट्रांसफर किया है किसी बुक का। He finished his work and made available to the book to the publisher but not yet raised the invoice। अभी तक उसने बिल बनाया नहीं है। मिस्टर विकी फ्रैंकलिन इस बात को बोलना चाहते हैं कि भैया जो क्योंकि टैक्स पेबल अंडर आरसीएम है तो मैं क्यों बिल बनाऊं, मैं क्यों जीएसटी का इनवॉइस बनाऊं, ठीक है, मैं अनरजिस्टर्ड भी हूं, ठीक है। एसबीपी ने बोला कि नहीं भैया तुम्हें तो टैक्स भरना पड़ेगा। अब विकी फ्रैंकलिन करेक्ट है कि एसबीपी करेक्ट है, इसको लेके झगड़ा चल रहा है। अब मुझे बताओ ऑथर के केस में क्या था, आरसीएम, ओरिजिनल वर्क के कॉपीराइट ट्रांसफर कर रहा है, आरसीएम लगेगा, जी हाँ सर आरसीएम लगेगा। और ऑथर खुद अनरजिस्टर्ड भी है और इसलिए उस पर एनसीएम लग ही नहीं सकता, और वैसे भी ऑप्शनल एनसीएम था, मैंडेटरी तो आरसीएम ही था। मतलब ऑथर चाहे तो एनसीएम में जा सकता है, वो भी कब, जब उसके खुद के पास जीएसटी नंबर हो। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो खुद एनसीएम में नहीं आ सकता, तो बाय डिफॉल्ट आरसीएम ही लगना चाहिए। ये बात यहां पे लिखी हुई। Since yes, the view of Mr. Vicky Franklin is correct. GST is payable under RCM in case of supply, blah 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 blah. Okay. However, since SBP has not completely refused to pay the tax, Mr. Vicky Franklin has an option to pay tax under forward charge on the same. पर वो करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सुनना। He needs to fulfill the following condition. पहली बात, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है तो उसे पहले क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एक फॉर्मेट के अंदर कि मैं एनसीएम ऑप्शन ऑप्ट करना चाहता हूं और मैं ऑप्शन पे करूंगा, न कि पब्लिशर से टैक्स लिया जाए। और उसे इनवॉइस में भी लिखना पड़ेगा कि मैं ही इसके ऊपर एनसीएम में टैक्स पे कर रहा हूं, आरसीएम में टैक्स पे नहीं होगा। और टैक्स पेड अंडर एनसीएम जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज जाएगा, न कि आरसीएम जाएगा। तो अगर अपने को ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले पॉइंट में खत्म हो जाती बात। पर क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो अपन वो पॉइंट भी डिक्लेयर करके आ सकते हैं कि ऑथर के पास एक ऑप्शनल एनसीएम का ऑप्शन होता है। पर क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो इसको पहले क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन, और फिर वो डिक्लेरेशन देके फिर ये जो है वो आगे जाके एनसीएम के अंदर जाना चाहे तो जा सकते हैं।
ठीक है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन में टैक्स पे करने की लायबिलिटी आरसीएम की होती है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो तो उसके ऊपर आरसीएम लगता है। वो चार्ट बनाया हुआ है मैंने पूरा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का, कमर्शियल प्रॉपर्टी का। रेसिडेंशियल में अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड को दे रहे हो तो आरसीएम लगता है। कमर्शियल में गवर्नमेंट है तो आरसीएम एनसीएम, नॉन गवर्नमेंट है तो एनसीएम ही लगता है। वो पूरा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है बेटा पूरा का पूरा, ठीक है। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो परमिशन दो, अगले क्वेश्चन पे चलूं। क्वेश्चन 5 पे चला है बेटा, जल्दी बता दो फटाफट, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 5 पे चले? यस चलिए। क्वेश्चन 5 कंपोजिशन का क्वेश्चन। मिस्टर निक opened a shop in Indore on 1st April 2022. He opted to pay tax under section 10(1) of the CGST Act in the financial year. 10(1) मतलब मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट वाला क्लॉज लगता है। 1.5 करोड़ वाला ऑप्शन जो है वो इसमें लग जाता है, क्योंकि इंदौर है तो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ वाली लिमिट लग जाती है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रिटेल शॉप ऑफ द क्वार्टर एंडेड 30 जून was 40 lakh. Further, for the half year ending 30 September, the turnover reached the 85 lakh. Shop recorded a rapid growth and turnover reached 150 lakh by the end of December 22 and 165 lakh by the end of January 23. पहली बात, मैंने पहली बार दुकान खोली है, कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं। तो जब मैंने दुकान खोली होगी तो पहले तो बताओ मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने टर्नओवर के बाद लिया होगा? कितने टर्नओवर के बाद लिया होगा? 40 लाख। इसमें रजिस्ट्रेशन भी आ गया है क्योंकि मैंने नई दुकान खोली है। तो अभी तक में क्या था? रजिस्टर्ड कि अनरजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड। तो क्या ये बोला जाता है कि आपको पहले दिन से रजिस्ट्रेशन लेना है कि 40 क्रॉस करने के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है? 40 क्रॉस करने के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है। तो पहली बात, शुरू के 40 लाख टर्नओवर के ऊपर तो मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3 स्लैब बना दी। उन्होंने बोला मैं 30 जून तक 40 लाख क्रॉस करा, फिर मैं हाफ ईयर तक 30 सितंबर तक आते आते 85 क्रॉस किया, फिर मैं आते आते 150 भी क्रॉस कर गया और 165 पे एंड हुआ। तो अपने को अभी देखना है कि एग्जैक्टली कहां कहां कितना कितना टैक्स लगेगा। तो पहले बताओ मेरे ऊपर टैक्स लगना चालू कितने टर्नओवर के बाद होगा? 40 के बाद। तो मतलब शुरू का 40 लाख तक का टर्नओवर तो मैं थ्रेशोल्ड लिमिट में डाल दूं। अब मैंने 40 के बाद सीधे ऑप्ट कर ली कंपोजिशन स्कीम। अब मैं कब तक कंपोजिशन के अंदर बना रहूंगा? जब तक मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस ना हो जाए। पर 1.5 करोड़ इंक्लूड्स 40 लाख, टोटल 1.5 करोड़ है ना, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ इंक्लूड्स दैट प्री रजिस्ट्रेशन एज वेल। जो अपन 80 कैलकुलेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर लिमिट, वो उसमें प्री भी जुड़ता है। टैक्स बाद पे लगेगा लेकिन एलिजिबिलिटी के लिए तो प्री भी जुड़ता है। तो प्री रजिस्ट्रेशन टर्नओवर और पोस्ट जोड़ने के बाद टोटल मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर गया। कितनी तारीख को क्रॉस कर गया? दिसंबर 2022 को। अब बताओ दिसंबर 2022 को क्या होगा? आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। मतलब उसके बाद जो टर्नओवर किया होगा उसके ऊपर आपको टैक्स नॉर्मल चार्ज से देना पड़ेगा। मतलब अपन इसमें टैक्स कैलकुलेट करें तो शुरू के 40 लाख तक तो जीरो टैक्स, 40 से लेके 150 तक 90 लाख रुपए हुए। 90 लाख रुपए के ऊपर 10(1) है। 10(1) में कितना रेट ऑफ जीएसटी है? दुकान है, दुकान पे क्या रेट? ट्रेडर है, ट्रेडर पे 1%, 0.5 और 0.5। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर पे 1 है, रेस्टोरेंट पे 5 है और सर्विस प्रोवाइडर पे 6 है। तो ये 10(1) में आता है, मतलब किसके अंदर आ जाएगा? मैन्युफैक्चरर ट्रेडर। कितना परसेंट? 1%। तो 90 लाख कहां से? 40 लाख से 1.5 करोड़ तक जाए, कितना बच गया? 110 लाख। 90 नहीं, 150 में से 40 हटा दिया तो 110 पे कितना देना पड़ेगा? 1%। और अब जो 15 लाख बच गए उस पर कितना देना पड़ेगा? पूरा रेट 12%। वही तो बोल रहा हूं, टैक्स कैलकुलेशन टैक्सेबल टर्नओवर पे होगा, टैक्सेबल पे होगा। मैंने यही बताया था, टैक्स कैलकुलेट हमेशा टैक्सेबल टर्नओवर पे होगा। हाँ तो यार एग्जाम तो कुछ भी नहीं ना, वो मैन्युफैक्चरर ट्रेडर का डिफरेंस था, पर यहाँ पे तो कुछ एग्जाम नहीं है ना, पूरा ही टैक्सेबल है ना, पूरा ही 12% वाला आइटम है, तो कुछ भी एग्जाम टर्नओवर तो है ही नहीं ना। तो 1.5 करोड़ में से आपके 40 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, 110 पे लगेगा 1% और बाकी के 15 लाख पे लगेगा 12%। समझ में आया? ये पूरा प्रोविजन लिखा हुआ है और देखो ये कैलकुलेशन भी पूरा करके रखा हुआ है। आपके 1.5 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं, फिर ये यहां तक 1% जाएगा 85। हाँ वो सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का मिला के देख लेंगे टोटल। तो एक तरफ 65 और एक तरफ 45 लाख है, तो क्वार्टर वाइज निकाले तो शुरू के क्वार्टर तक जा रहा है 45 और बाद में जा रहा है 65, 110 हो गया टोटल। 110 पे लग रहा है 1%,
और बाद के 15 लाख पे लग रहा है 12%। ऐसे करके आप टोटल टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 2,90,000। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। 75 लाख वाला तो हाँ कंफ्यूजन दिया है मेरे को मालूम है। उसका बोलना बिल्कुल सही है। 75 नहीं 85 है। 75 का है, 75 से ऊपर हो गया तो ऑप्ट आउट हो जाता है। वो किसके लिए होता है? जब वो 8 स्टेट्स में आता है। इंदौर इज नॉट इन दैट 8 स्टेट्स, एमपी में आता है। एमपी तो अदर स्टेट्स में आता है। तो जानबूझ के एक बार 85 भी दिया कि किसी को लगे कि 75 क्रॉस कर जाए तो हाँ हाँ 8 स्टेट सुनामी, 8 स्टेट सुनामी स्टेट्स में 75 लगता है टी सुनामी में, है ना। और बाकी सबके लिए 1.5 करोड़, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी कंपोजिशन का ही है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं रजिस्टर नहीं हुआ दर्शन। एक मिनट भाई, वो दर्शन बोल रहा है कि वो 1 अप्रैल को रजिस्टर हो चुका है। मैं बोल रहा हूं नहीं हुआ है। कहां डेट लिखी है 1 अप्रैल को रजिस्टर हुआ है? उसने बोला ही ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर दिस इन द फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल को ऑप्ट का ऐसा कहां लिखा है? 1 अप्रैल को ऑप्ट किया। क्यों लिखा ओपन डे शॉप? आज मुझे बताओ, अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता तो पहली बात तो ओपन डे शॉप नहीं लिखा होता, और वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो पहली बात तो 40 लाख तक लेगा क्यों? अगर कोई आदमी पहले साल बिजनेस कर रहा है तो थ्रेशोल्ड लिमिट यूज करेगा ना 40 लाख की। पहले दिन क्यों लेगा रजिस्ट्रेशन? तो ऑफकोर्स ये अजम्पशन तो लेना ही पड़ेगा कि वो 1 अप्रैल से रजिस्टर्ड नहीं है, 40 क्रॉस होने के बाद रजिस्टर हुआ है। ठीक है, ओके दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 बोलता है खुशी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ब्यूटी एंड ग्रूमिंग सर्विसेज एंड इनॉग्रेटेड केयर ब्यूटी सेंटर इन जनकपुरी दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2022। अगेन इसमें भी ध्यान रखना, स्टार्ट किया है धंधा कौन है? गुड्स है कि सर्विसेज है? सर्विसेज है। सर्विसेज में लिमिट क्या होती है? पहली बात तो दिल्ली है, दिल्ली। रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या होती है? रजिस्ट्रेशन लिमिट, ओए सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन लिमिट 20 लाख हुई ना। गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विसेज के लिए दिल्ली इज इन अदर स्टेट्स ना। एमएमएनटी और यूज टाइम में थोड़ी आ रहा है, अदर में आ रहा है। अदर में आ रहा है तो सर्विसेज के लिए 20 थी, गुड्स के लिए 40 थी। तो बताओ पहली बात सर्विसेज की लिमिट रजिस्ट्रेशन कितनी रहेगी? 20 लाख। 10(2)A में जाएगा। 10(2)A मतलब 6% वाला जाएगा, जिसमें टर्नओवर लिमिट 50 लाख तक होती है ना। ठीक है। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द केयर एंड ब्यूटी फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 जून वाज 20 लाख। मतलब 30 जून तक तो उसको कोई टैक्स नहीं देना, 20 लाख तक की लिमिट चलेगी। हाफ ईयर तक आते आते 50 लाख क्रॉस कर गई, मतलब सितंबर तक 50 मतलब 30 लाख पे देना है 6%। 30 लाख पे देना है 6%, 3%। और उसके बाद ये पहुंचते पहुंचते 70 लाख तक पहुंच गई, तो बचे हुए 20 लाख पे 18%। नहीं समझे? वो ही क्वेश्चन जो 10(1) के लिए बनाया था वैसा का वैसा क्वेश्चन 10(2)A के लिए आ गया। बस अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो का वही क्लॉज लग गया। 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 20 लाख के बाद 50 लाख तक आपको देना है 180, और 20 लाख के ऊपर देना है 18% की रेट से आपको 3,60,000। ऐसे करके टोटल आपका 5,40,000 रुपए का टैक्स बन रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, इसमें एक और सवाल पूछा है उन्होंने, क्या वो अगले साल कंपोजिशन स्कीम ले सकती है क्या? बताओ इस साल उसका टर्नओवर कितना क्रॉस कर गया? 70। और हेलो इस एग्रीगेट टर्नओवर में वो 20 भी जुड़ेंगे, प्री और पोस्ट दोनों जुड़ेंगे, तो ओवरऑल टर्नओवर बताओ इस साल का इसका 70 हो गया। अभी अगले साल कंपोजिशन ले पाएगी कि इसी साल बाहर हो गई? इसी साल बाहर हो गई। और ऑफकोर्स अगले साल भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाई क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस कर गया। बढ़िया, कंपोजिशन के क्वेश्चंस इस तरह के बन सकते हैं प्रैक्टिकल। दोनों रिवाइज करा दिया, 10(1) भी और 10(2)A भी। अब आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई में बहुत सारी वेरायटी है, उसके लिए मैंने आपको अलग से क्वेश्चन बैंक दिया भी था, वो अच्छे से कर लेना। मैंने 1-2 क्वेश्चन ही इसमें डालने की कोशिश करी है। देखते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई का। मई 2024 का एमटीपी का सीरीज 1 का क्वेश्चन है, मतलब आईसीआई की एमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है मई 2024 का। देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट की सर्विसेज मल्टीपल स्टेट्स में दे रही है। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दी केस? सिंपल क्वेश्चन, प्लेस ऑफ सप्लाई का। एक मिनट, ये क्वेश्चन बताए क्यों अच्छा बनता है? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक है इवेंट की टिकट और एक है इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, दोनों में डिफरेंस है। इवेंट की टिकट में हमेशा जहां पे इवेंट हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में B2B और B2C वाला रूल लगता है। अगर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग है तो B2B में जहां पे LOR होगा वो देखेंगे, और B2C में जहां पे इवेंट हो रहा है वो देखेंगे।
तो पहले तो अपने को क्वेश्चन के आंसर में लिखना पड़ेगा क्या ये B2B सर्विस है या B2C है। अगर ये B2B सर्विस है तब तो जहां पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है वो प्लेस ऑफ सर्विस उसकी सप्लाई मान ली जाएगी। पर अगर ये B2C सर्विस हुई और सामने वाला आदमी अनरजिस्टर्ड निकला तो अब यहां लोकेशन एक नहीं मल्टीपल स्टेट्स है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था अगर मल्टीपल स्टेट में इवेंट होते हैं तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इवेंट के रेशियो में बांट दो कि आपने 5 इवेंट किए उसमें 3 इवेंट एक स्टेट में और 2 इवेंट दूसरे स्टेट में, तो आप नंबर ऑफ इवेंट जहां जहां जितने जितने हो रहे उस रेशियो के अंदर उस प्रोपोर्शनेट के रेशियो में सर्विसेज को पूरा का पूरा बांट सकते हो। तो आप दोनों बातें लिख के आना क्योंकि क्लियर नहीं बोला ऊपर कि B2B है कि B2C है। तो हम पहले बोलेंगे B2B है तो ये और B2C है तो फिर इवेंट लेते हैं। B2B में तो रजिस्टर्ड एड्रेस हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। B2C में लोकेशन ऑफ इवेंट है, मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं तो मल्टीपल इवेंट के लिए फिर मल्टीपल स्टेट्स में हो रहे हैं तो रेशियो भी मल्टीपल लगाने पड़ेंगे। इवेंट इज हेल्ड B2C के लिए, पर अब इवेंट कहां हो रहे एक जगह या मल्टीपल स्टेट में, तो फिर आपको फिर जहां जहां जितने इतने इवेंट हो रहे हैं उसके प्रोपोर्शन के अंदर सारी की सारी प्लेस ऑफ सप्लाई को बांटना पड़ेगा। बताओ किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, बहुत इजी था। क्वेश्चन 8, ये क्वेश्चन भी अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई का ही है। क्वेश्चन 8 ये भी RTP का क्वेश्चन है मई 24 का। सारे क्वेश्चन ICAI के, ताकि बच्चों को अलग से ICAI के क्वेश्चन अलग अलग जगह ढूंढने नहीं पड़े, तो मैंने सबको कंपाइल करके सारे MTP सारे RTP और PYQs को एक साथ रख दिया। तो RTP का क्वेश्चन है मई 2024 का, अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई का। क्या लिखा हुआ है? मिस कनिका है कोलकाता की जो कि जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है और अपनी कॉलेज फीस देने के लिए वो एक बैंक में जाके DD जमा करवाती है और उस बैंक में उसका कोई खाता नहीं है। नहीं है खाता नहीं है, सिंपल है। मैंने आपको बताया था अकाउंट होल्डर सर्विस, अगर रिकॉर्ड में एड्रेस होता, अकाउंट होता तो LOR लग जाता, पर क्योंकि उसका खाता नहीं है मतलब बैंक के पास उसका एड्रेस नहीं है और LOS, अगर LOR नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फिर क्या लग जाता है? LOS। मतलब ये चलेगा जनरल रूल से ही, और जनरल रूल बोलता है कि अगर LOR अवेलेबल है तो LOR और LOR अवेलेबल नहीं है तो। अब इस क्वेश्चन में क्यों इंडिकेशन लग रहा है कि LOR अवेलेबल नहीं होगा? क्योंकि उस पर्सन का उस अकाउंट में या उस बैंक में खाता नहीं है, तो इसका मतलब DD बनाते समय एड्रेस तो लिया ही नहीं होगा। आप रैंडमली किसी भी बैंक में कैश डिपॉजिट करा के DD बनवा सकते हैं, उसके लिए आपको वहां पे कोई आधार कार्ड देने की जरूरत थोड़ी होता है। तो इसका मतलब उसका एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है, एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर यहाँ पे LOR लग जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई LOS लग जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे बैंक है वो हो जाएगी। अब बैंक कहां पे? जोधपुर में, तो इसका मतलब राजस्थान इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, राजस्थान को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अगला, मीजू मशीन लिमिटेड रजिस्टर्ड है आंध्र प्रदेश में और मशीन सप्लाई कर रही है KN विल्फ को जो कि कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, पर मशीन इंस्टॉल हुई है तमिलनाडु में। अब मुझे याद करो, बेचने वाला कहीं और खरीदने वाला कोई और, पर इंस्टॉलेशन यहां हुआ। हम हमेशा सेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट बोलता है गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है तो जहां पे गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। तो अगर गुड्स का इंस्टॉलेशन तमिलनाडु में हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट प्लेस ऑफ सप्लाई तमिलनाडु मान ली जाएगी, और सप्लायर बैठा है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो अगर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु मशीन जा रही है तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई मान के IGST लगा दिया जाएगा। याद है ना, हम प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ते हैं कि अगर आपका लॉस और आपका पॉस दोनों अलग अलग स्टेट में तो इंटर, और लॉस और पॉस सेम स्टेट में तो इंट्रा। याद रहेगी बात? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। एक और क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई का, अगेन मई 2024 की सीरीज 2 की MTP का क्वेश्चन है। डिस्कस ब्रीफली द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेज ओवर द काउंटर इन द वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर स्टेट बाय द बायर। ये पॉइंट मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में भी कवर किया है। मैं आपको बता दूं ये पॉइंट मैंने कॉपी में भी लिखवा रखा है, और ये पॉइंट मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में भी वापस समझाया क्योंकि वो अमेंडमेंट शीट में भी कवर था। मैं बताता हूं क्या है। चेतन बॉम्बे आया और बॉम्बे से माल उठा के ले गया और बोल के गया कि मैं अपना माल इंदौर ले जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास उसके रिकॉर्ड में था कि चेतन इंदौर का रहने वाला है। बताओ इस केस में क्या होगा? यही बात यहां पे लिखी हुई कि चेतन ओवर द काउंटर आया और ओवर द काउंटर उठा के माल दूसरे स्टेट में ले गया। अगर मेरे पास चेतन का एड्रेस अवेलेबल है और मुझे पता है कि वो दूसरे प्लेस में दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करता है तो मैं उसको इंटर मानू या इंट्रा मानू? इंटर मानूंगा। और हाँ, अगर मेरे पास चेतन का एड्रेस ही नहीं होता
तो फिर उसको बाय डिफॉल्ट इंट्रा स्टेट मान के लोकल सप्लाई मान ली जाती। ये बात यहां पे लिखी हुई है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो ओवर द काउंटर माल उठा के ले जा रहा है, जैसे कोई माइग्रेंट वर्कर है, टूरिस्ट है, दूसरे स्टेट में आया काम करने के लिए और उठा के माल दूसरे स्टेट में ले जा रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ दैट सेड पर्सन। अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है तो उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, पर अगर एड्रेस अवेलेबल ही ना हो तो फिर जहां पे सप्लाई हुई है वहां पे ही एड्रेस मान लिया जाता है और उसे लोकल सप्लाई मान लिया जाएगा। ये बात ओवर द काउंटर की बात मैं क्लास में भी बता चुका था, ये बात उस अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर भी कवर्ड है। अगर किसी ने अमेंडमेंट लेक्चर देखे होंगे तो उसमें ओवर द काउंटर वाला पॉइंट मैंने वापस बताया, क्योंकि वो रिसेंटली अमेंडमेंट है 2024 का। ठीक, ये क्वेश्चन में आप किसी को तकलीफ? क्वेश्चन 9 के अंदर बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। ये क्वेश्चन अब एग्जम्पशंस के चालू हो गए हैं, अब हम एग्जम्पशंस पे आ गए हैं। एग्जम्पशन में सबसे पहला पॉइंट है कि नाथ सर्विस लिमिटेड ने कुछ फॉलोइंग सर्विसेज दी है। सबसे पहले, सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनिनेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या है ये? ये है गवर्नमेंट को दी गई सर्विस, और वो भी जिसमें प्योर लेबर है। क्लॉज याद आ रहा है? गवर्नमेंट को दी जाने वाली सर्विसेज में अगर कोई म्यूनिसिपालिटी और पंचायत रिलेटेड सर्विस होती है और उसमें गुड्स 25% तक शामिल है या प्योर लेबर है, तो उस केस में वो प्योर लेबर या 25% तक के गुड्स शामिल होते तो क्या हो जाती है? एग्जम्प्ट हो जाती है। म्यूनिसिपालिटी पंचायत की सर्विसेज में पढ़ा था अपन ने कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर म्यूनिसिपालिटी पंचायत के लिए सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहा है और प्योर लेबर सर्विस दे रहा है तो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। तो पहला वाला एग्जम्प्ट है। दूसरा वाला तो नाम से ही समझ में आ जाएगा, वो कंट्रोल की दुकान वाला फेयर प्राइस शॉप्स एग्जम्प्ट होता है, फेयर प्राइस शॉप्स भी कंप्लीटली एग्जम्प्ट होता है। तीसरा बताना, ये वाला इंटरेस्टिंग है, सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन ए म्युनिसिपल एरिया इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स इन अदर पेपर्स, generally the replacement of defunct light and other constitute 35% of the supply of the service। वही क्लॉज आ गया। क्या क्या एग्जाम था? प्योर लेबर या 25% तक। यहां बताओ गुड्स की वैल्यू 25 से कम है कि ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई, तो बताओ ये टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्प्ट होगा? टैक्सेबल होगा। तीसरा वाला टैक्सेबल होगा, क्योंकि गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 25% से ज्यादा हो जाएगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। चौथा, services of brochure distribution provided under a training program for which 70% of the total। हाँ, ट्रेनिंग खर्चे में क्लॉज पड़ा था, गवर्नमेंट अगर 75% या उससे ज्यादा खर्चा बियर करती है तो एग्जम्प्ट होगा, अगर उससे कम करती है तो एग्जाम नहीं होगा। ये एग्जाम्शन में लिखा हुआ है 75% वाला क्लॉज ट्रेनिंग के अंदर, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्शंस लास्ट अच्छे से रिवाइज करके जाना, ये छोटे छोटे परसेंटेज और छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो मैंने क्लास में भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ICAI का ही था और मई 19 के एग्जाम का था। मैंने जब पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एग्जामिशन के करवाए थे तो इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में करवाया था। एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि महीने के 9,000 रुपए मेंटेनेंस के ले रही है, 7,500 से ज्यादा ले रही है, तो बताओ 7,500 तक एग्जाम्प्ट है कि पूरा टैक्सेबल है? पूरा टैक्सेबल है। बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं है गाइस, 7,500 से कम हुआ तो पूरा एग्जाम्प्ट है, 7,500 से ऊपर हुआ तो पूरा टैक्सेबल है। तो पहला वाला तो पूरा टैक्सेबल हो गया। दूसरा, मिस्टर विकल्प एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है जिन्होंने 1,58,000 रुपीज क्लासिकल परफॉर्मेंस के लिए और 90,000 नहीं मिलेगा कोई एग्जाम्शन, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर चला गया। और अगेन यहाँ बेसिक एग्जाम्शन लिमिट नहीं था, 1.5 लाख से कम ही एग्जाम था, 1.5 लाख से ऊपर चला गया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल ही है। और टीवी परफॉर्मेंस तो वैसे भी टैक्सेबल होता है, वो सिर्फ लाइव परफॉर्मेंस के लिए 1.5 लाख की लिमिट थी, टीवी एड्स और टीवी उसके लिए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल ही होगा। तो 1.5 लाख 158 प्लस 90 दोनों पे टैक्स लगेगा, दोनों पे टैक्स लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई के भी कुछ क्वेश्चंस है। पहला, from the following information determine the time of supply for the purpose of payment of GST। एक कूपन इशू किया है 20/6/2023 को, कूपन वाउचर 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 याद है? वाउचर का क्लॉज 2000 रिडीमेबल है अगेंस्ट परचेज ऑफ स्पेसिफिक प्लास्टिक आइटम, दिस कूपन वाज रिडीम्ड ऑन 31st। 2000 रिडीमेबल स्पेसिफिक पर प्लास्टिक आइटम, आइडेंटिफाइबल है या नहीं है? स्पेसिफिक सिर्फ प्लास्टिक का आइटम खरीद सकते हो और कुछ भी नहीं खरीद सकते हो। बताओ रेट आइडेंटिफाइबल हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो जिस दिन इशू हुआ है उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई 20/6 मान ली जाएगी।
एक कूपन इशू किया है 1/8/2023 को, जिसको आप एनी आइटम के लिए परचेज के लिए रिडम्पशन कर सकते हो। बताओ अब ये जिस दिन रिडीम हुआ, रिडीम कब हुआ? 18/8 को। बढ़िया। इन भाई साहब को ब्याज मिला है 10,000 रुपए का 11/11 को, जबकि गुड्स 24/6 को ही सप्लाई हो गए थे। इस ब्याज पे टैक्स कब देना है? जिस दिन वो एक्चुअली रिसीव होता है। इंटरेस्ट के लिए हमने टाइम ऑफ सप्लाई में क्लॉज पढ़ा है, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स उस दिन लगता है जिस दिन वो एक्चुअली रिसीव होगा। और ये भी ध्यान रखना, वैल्यूएशन में अगर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करने को दिया होता तो अपन 10,000 को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं इंटरेस्ट को। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट इज ऑलवेज अज्यूम्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्योंकि ब्याज देने वाला आदमी अलग से उसके ऊपर जीएसटी नहीं भरता है। तो अपन ने लिखा हुआ भी है वैल्यूएशन के अंदर, 10,000 को डिवाइड बाय जो भी रेट दिया होता है उस रेट से अपन कर लेते। अभी क्वेश्चन ने बोला नहीं है टैक्स निकालने का, दिया ही नहीं, निकालना ही नहीं ना टैक्स, तो इसलिए दिया ही नहीं, अदरवाइज देता वो रेट ऑफ टैक्स। आगे बढ़ते और क्वेश्चन देखते हैं अगला, ये भी टाइम ऑफ सप्लाई का ही क्वेश्चन है। एचएम इंडस्ट्रीज इंगेज कर रही है सर्विसेज ऑफ ए ट्रांसपोर्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ ए कंसाइनमेंट। However, the consignment could not be sent immediately on account of a strike in the factory, और 20 मई की जगह माल 20 जुलाई को गया। The invoice was received from the transporter on 20 June and the payment was made on 25th August. What is the time of supply on transportation service? पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में कुछ ना बोला जाए तो जीटीए में बाय डिफॉल्ट आरसीएम लगता है। मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट कुछ ना बोलने पे जीटीए में क्या लगता है? आरसीएम। मतलब पहली बात कौन सी वाली सप्लाई हो गई? आरसीएम वाली। गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस है। तो टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12 लगेगा कि 13 लगेगा? 13 में आरसीएम में मैंने दो क्लॉज पढ़े थे। इनवॉइस बनने से 61 डे या जिस दिन पेमेंट किया, विच एवर इज अर्लियर। आप इनमें ढूंढो इनवॉइस किस दिन बना। इनवॉइस देखो किस दिन बना, 20। इनवॉइस किस दिन बना ढूंढो, 20 जून को इनवॉइस मिला ट्रांसपोर्टर से, और पेमेंट किस दिन किया? 25 अगस्त। तो इनवॉइस बनने से कितने दिन गिनते हैं? 61 दिन। तो 20 जून से 61 दिन गिनेंगे तो ये कहां जाएगा? 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 अगस्त आएगा। तो एक डेट हो गई 20 अगस्त, और जिस दिन आपने पेमेंट किया, पेमेंट किस दिन किया? 25 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। तो 20 अगस्त और 25 अगस्त आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 20 अगस्त। 61 डे 20 पे आ रहा है कि 21 पे आ रहा है? ढूंढ कैलकुलेट कर लेना। देखना जुलाई में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो आप गिन लेना वो 20 पे आएगा कि 21 पे आएगा। वो 20 पे आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 61th डे ही लेंगे सीधे। तो 20 तारीख से 60 दिन गिन लो और उसका अगला दिन गिन लो। वो अगला दिन आपका 20 तारीख आ जाना चाहिए, 20 तारीख, और दूसरा हो जाएगा हमारा 25 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। तो 20 तारीख ही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ऑल्टरनेटिव भी दिया उन्होंने कि एनसीएम होता तो क्या। वैसे तो आप एक आंसर कोई भी लिख के आ सकते हैं, तो हम अज्यूम करके आ गए आरसीएम में, तो हमने वो लगा दिया। अगर ये एनसीएम वाला क्लॉज होता तो इसमें हमारा जनरल रूल लग जाता, फिर आरसीएम नहीं लगता सेक्शन 13 में। और जनरल रूल बोलता है कि जब आपने बिल टाइम पे बनाया कि लेट बनाया। तो आप देखो सर्विस कब दी, सर्विस कब दी? सर्विस दी है 20 मई को और बिल बनाया है 20 जून को, तो 30 दिन में बना दिया। 20 मई से 20 जून 30 दिन हो रहे हैं कि 31 हो रहे हैं? दिन ज्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं? 20 मई को आपने सर्विस दी और बिल बनाया आपने 20 जून को, तो 31 होते मई में, तो लेट हो गया ना। लेट हो गया तो ए लगेगा कि बी लगेगा? बी लगेगा। देखो नीचे आपने, हाँ, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, दैट इज 20 जून आ जाएगा, जिस दिन आपने सर्विस दी। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा। नहीं 30 दिन ही माना है क्या इन्होंने? नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो उन्होंने पूरा आंसर दिया नहीं, उन्होंने ऑल्टरनेटिव देके दे दिया कि आप वैसे कर सकते हो। वो पूरा ढंग से आंसर दिया नहीं, वो 30 दिन ही गिन लिया उन्होंने। अपन ढंग से गिनेंगे तो प्रॉपर निकल के आ जाएगा। आप तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, फर्स्ट ही ऑल्टरनेटिव पे जाओ। जीटीए को लेके कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल लो? आरसीएम। वही बेस्ट तरीका है, मत जाओ दूसरे वाले पे और गंदे फंस जाओगे। बेटर है आप ऑल्टरनेटिव 1 पे ही चले जाओ। अब आ गया है वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने पास्ट एग्जाम के किए हुए थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एमटीपी में 24 का क्वेश्चन है, सीरीज 1 का 5 मार्क्स का। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। गुलाटी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है मुंबई में, जो कि मृदुल ट्रांसपोर्टर और कालू मोटर्स जो कि अहमदाबाद में, पुणे में उनको सप्लाई कर रहा है, ठीक है।
अब मृदुल ट्रेडर्स को अपन ने माल बेचा है 10,000 का, पैकिंग चार्ज लिया है 500 रुपए का कमीशन लिया है। कल्लू मोटर को अपन ने 30,000 रुपए की प्राइस चार्ज करी, 2,000 रुपए का वेएंगे, और सुनना 1,000 रुपए का प्रॉम्प्ट पेमेंट पे डिस्काउंट दिया है, जिसको बिल में ही दे दिया है। अग्रीड है ना, बिल में रिकॉर्ड हो गया, मतलब अग्रीड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइटम 225 प्राइस निकालते समय जुड़े हुए नहीं है, मतलब अपने को जोड़ने अलग से। तो चलो पहले वाले की वैल्यू निकालो, 10,000 प्लस 500 प्लस 500 11,000। सेकेंड वाले की वैल्यू 30,000 प्लस 2,032 माइनस करना 1,000, क्योंकि डिस्काउंट प्लस नहीं होता, डिस्काउंट प्राइस में से लेस होता है। तो 32 माइनस 1 कर दो, कितना आ गया 31,000। ठीक है, पहले वाले की वैल्यू आ रही है 11,000 की, दूसरे वाले की वैल्यू आ रही है 31,000 रुपए की। अब क्यों, एक ने तो एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में ही है। देख जो मृदुल है वो है गुजरात में और जो कल्लू है वो महाराष्ट्र में ही है। तो जो गुजरात मृदुल वाला है उसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी, तो 11,000 पे निकाल दो 18% आईजीएसटी 1980, और 31,000 पे निकाल दो 9% का सीजीएसटी एसजीएसटी। ये ले, ये सब, ये आप आंसर चेक कर लो, आपके आंसर मैच हो गए क्या, आपके आंसर्स मैच हो गए क्या, चेक कर लो। हाँ ये क्वेश्चन होगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, देखो मैंने कंपाइल किए अलग अलग जगह, तो ये क्वेश्चन मैंने मेरे नोट्स में, टेस्ट में, आरएमटी मॉक में, सब जगह पूछे होंगे, क्योंकि वहां भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए, पर इसको एक जगह कंपाइल वापस से कर दिया मैंने, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन 1100 कितना आ गया, 1980 रुपए मृदुल का टैक्स आ रहा है, और कल्लू का टैक्स आ रहा है 2790 और 2790 रुपए का। बहुत बढ़िया। तो ये नीचे ध्यान रखना, नोट्स लगा के आना कि किसको इंक्लूड किया और किसको इंक्लूड नहीं किया, और क्यों इंक्लूड किया और क्यों इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले मुद्दे पे। ये है अगेन वैल्यूएशन का क्वेश्चन। देखिए, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स दे रखा है 50,000, म्युनिसिपल टैक्स लग रहा है 6,000 का, पैकिंग चार्ज लग रहा है 2,500 का, एनजीओ सब्सिडी मिली है 3,000 की, और एक किसी वेंडर को उसके बोलने पे 2,000 रुपए और पेमेंट अपन ने, किसी बायर ने अपने बोलने पे 2,000 रुपए पैसे उसको दे दिए, थर्ड पार्टी पेमेंट भी कर दिया। 2% डिस्काउंट दिया है लिस्ट प्राइस पे XYZ ने। डिस्काउंट वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। याद करो, डिस्काउंट में 3 क्लॉज पड़े थे अपन ने, या तो डिस्काउंट बिल में दे दिया, या डिस्काउंट मालूम पहले था दिया बाद में, और एक था मालूम भी नहीं था दिया भी बाद में। तो जो मालूम नहीं था और दिया भी बाद में, वो डिस्काउंट हम लोग कभी भी वैल्यू में एक्सक्लूड नहीं करते। तो बताओ ये डिस्काउंट मालूम था क्या, नहीं था, मतलब ये डिस्काउंट डिडक्ट तो नहीं होगा, तो 2% डिस्काउंट को तो भूल जाओ। दूसरा, सब्सिडी के साथ क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव एंड से डायरेक्टली लिंक टू प्राइस। तो मतलब अपनी प्राइस में इंक्लूडेड है, मतलब इसमें से इसको हटाया नहीं गया, हटाया नहीं, कंसीडर्ड नहीं, इंक्लूडेड लिखा है। इंक्लूडेड मतलब जुड़ी हुई है, तो कुछ नहीं करना है, जुड़ी रहने दो ना, जुड़ी हुई है ना। देखो ना, सब्सिडी रिसीव्ड एनजीओ डायरेक्टली इनटू द प्राइस इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस, ऊपर लिस्ट प्राइस दिया है, एक्चुअल प्राइस नहीं दिया। ये वो प्राइस था जो मैं कस्टमर से लेना चाहता था सब्सिडी के पहले, लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस मतलब इसमें से अभी सब्सिडी डिडक्ट नहीं हुई है। पहले बता सब्सिडी है कौन सी, एनजीओ की, तो एनजीओ की सब्सिडी को जुड़ा रहने देते हैं कि हटाते हैं, जुड़ा रहने देते हैं। तो जुड़ा हुआ है कि जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, 50,000 में एक तो 6,000 का टैक्स जोड़ेंगे, 2,500 का पैकिंग चार्ज जोड़ेंगे, 2,000 का थर्ड पार्टी पेमेंट जोड़ेंगे, बस ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और एक और है, ब्याज भी है नीचे, ब्याज नहीं लिया अपन ने, ब्याज है लास्ट में। एक और लिखा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने डिलेड पेमेंट है 5,000 रुपए का ब्याज लिया है, इंक्लूसिव ऑफ 18%, तो एक्सक्लूसिव कर दो 5,000 को, 4237 वो भी जोड़ दिया। तो ये करके आप टोटल देख लो 64,737। ब्याज भी है, ब्याज भी जोड़ देना 4237 का जो नीचे लिखा हुआ है, तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा 64,737। ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई। सेकेंडरी डिस्काउंट है, और दुर्गा ध्यान रखना ब्याज इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव करना रहेगा, तो डिवाइड बाय 118% करके उसकी वैल्यू निकालनी है। यस डन, इसके भी नोट्स डालना मत भूलिएगा। अब आते हैं हम आईटीसी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। आईटीसी चैप्टर पे आ गए हम, और अब आईटीसी के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आईटीसी के क्वेश्चंस में क्या लिखा है। आपको सबसे पहले इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ध्यान रखो हमेशा अलग कर दो।
क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई हमारा सेल होता है और इनवर्ड सप्लाई हमारी परचेज होती है। आउटवर्ड सप्लाई पे टाइबिलिटी बनती है और इनवर्ड पे आईटीसी आती है। तो पहले अपन टर्नओवर को अलग कर देते हैं और परचेज को अलग कर देते हैं। चलो आउटवर्ड देखो, 3 आउटवर्ड है। 30 लाख रुपए का तो दिया है इंटर, और 50 लाख का दिया है इंट्रा, और 15 लाख का भी इंट्रा अनरजिस्टर्ड को बेचा है। अनरजिस्टर्ड को बेचने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों? मैं किसी अनरजिस्टर्ड को बेच रहा हूं। अरे भाई अरे मैं दुकानदार हूं, मैं अनरजिस्टर्ड को बेच रहा हूं, तो मेरे पे तो टैक्स लग गया ना। परचेज अनरजिस्टर्ड होता तो नहीं बनती, लेकिन सेल अनरजिस्टर्ड है ना। जानबूझ के क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए बोला कि अनरजिस्टर्ड अलग रजिस्टर्ड अलग। बायर तो कोई भी हो। आज नाटा एकेडमी किसी रजिस्टर्ड को पढ़ाया या किसी अनरजिस्टर्ड को पढ़ाया, जीएसटी दोनों केस में लगेगा कि नहीं लगेगा? आज आप अनरजिस्टर्ड हो, आपको पढ़ा रहे तो क्या नाटा एकेडमी को जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो भले रजिस्टर्ड को बेचो या अनरजिस्टर्ड को बेचो, सेलर को तो जीएसटी लगना ही लगना है ना। वो तो बायर को आईटीसी नहीं मिलेगी, पर सेलर को तो जीएसटी लगेगा। तो अपने 30 लाख पे लगेगा। रेट ऑफ जीएसटी दिया होगा नीचे कहीं पे, लास्ट में पढ़ते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी दिया होगा 9-9-18। तो 30 लाख पे लग जाएगा 18, आईजीएसटी हो जाएगा। निकालो 30 लाख का 18%, 5,40,000 तो आईजीएसटी की लाइबिलिटी। फिर 50 लाख रुपए का रजिस्टर्ड को बेचा और 15 लाख का, दोनों को जोड़ दो, 65 लाख। 65 लाख पे 9% कर दो। तो देखो पहले आपकी जो लाइबिलिटी आ रही है वो ये आ रही होगी, 5,85 और 5,85 और 5,40। पहले बता लाइबिलिटी समझ में आया कि नहीं आया? 5,85 की आ रही है सीजीएसटी की, 5,85 की एसजीएसटी की, और 5,40 की आईजीएसटी की। यहां तक तो आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। परचेज भी है। परचेज में 10 लाख का इंट्रा है रजिस्टर्ड से, 5 लाख का इंटर है रजिस्टर्ड से, और 2 लाख का इंट्रा है अनरजिस्टर्ड से। अब मुझे बताओ, आपने जहां अनरजिस्टर्ड से खरीदा वहां तो टैक्स ही नहीं लगा, तो आईटीसी अपने को पूरे 10, 5, 2 पे लगेगी कि सिर्फ 10 और 5 पे मिलेगी? उस 2 लाख पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। तो 10 लाख की परचेज इंट्रा है, तो इस पे निकाल लो 9-9%। 10 लाख का 9-9% निकालेंगे तो 90-90 हजार की आईटीसी तो आपको मिल गई फर्स्ट वाले से। और 5 लाख का 9-9% निकालो तो 5 लाख का 18 निकालेंगे तो 90,000 90,000 आ गया। मतलब तीनों में 90-90 आ जाएगा। 90 की सीजीएसटी, 90 की एसजीएसटी और 90 की ही आईजीएसटी। ये भी ठीक है सर। और देखो ये तो हो ही गया पहले। अब देखो, और ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है 2 लाख, 2 लाख और 5 लाख का। तो अपन अगर इसके आईटीसी देखें तो एक तो 2 लाख, 2 लाख और 5 लाख का तो ओपनिंग बैलेंस दे दिया। ये देखो ये रहा, यहाँ कैलकुलेशन है आईटीसी का। 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख का तो ओपनिंग बैलेंस। फिर अपन ने लोकल सप्लाई खरीदी थी 90-90, इस पे आ गया, और आईजीएसटी पे भी 90,000 आ गया। अभी तक बताओ किसी को तकलीफ? ऑनलाइन वाले सारे बच्चों चेक कर लो। सबसे पहले अपन ने 2-2 लाख और 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस ले लिया। ये आ गया सर हमारा 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस। 90-90 हजार की लोकल पे ले ली और 90 हजार की आईजीएसटी पे ले ली। अभी यहां तक तो क्लियर हो गया सर। और देखते हैं और क्या लिखा है सर। अब आईजीएसटी और है, कैपिटल गुड्स परचेज किया है जुलाई महीने में जिसपे 1.5 लाख की आईटीसी बन रही है। ठीक है सर, मुझे बताओ कैपिटल गुड्स पे आईटीसी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलो 1.5 लाख रुपए के ऊपर निकालो अगेन। अच्छा ये आईजीएसटी है, टैक्सी है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए का टैक्सी है। तो 1.5 लाख की और आईटीसी क्लेम कर लूं, काहे की आईजीएसटी की। तो चलो सर यहां जाके हम 1.5 लाख रुपए की आईजीएसटी और लिख देते हैं। ये किसकी आ गई? कैपिटल गुड्स की। अगला सर, मैंने जीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट लिया है इनवर्ट सप्लाई पे। इस इनवर्ट सप्लाई में 5,000 की क्रेडिट है, जिसमें मेंबरशिप ऑफ क्लब की क्रेडिट है 5,000 रुपए की। मतलब 50,000 में से 5,000 रुपए की क्रेडिट मेंबरशिप ऑफ जिम एंड फिटनेस सेंटर की है। तो बताओ, मुझे बताओ 17(5) के अंदर वो अलाउड है कि ब्लॉक्ड है? मतलब आप मुझे बताओ क्रेडिट 50 की ले सकता हूं कि 45 की ले सकता हूं? पर वो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है, तो 22,500 होना चाहिए, या 45-45 ईच है वो, तो दोनों की 45-45 की हो जाएगी। दोनों की 45-45 की हो जाएगी। 50 में से 5-5 दोनों ब्लॉक हो जाएगी, तो 45-45 की दोनों की आईटीसी मिल जाएगी। ब्लॉक्ड हो गया, 45 मिल गई। लास्ट एक और है, एक अवेल्ड किया कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम सुजीत, एक एडवोकेट है दिल्ली में। इसमें दोनों बातें हैं, एक तरफ तो आरसीएम भी और एक तरफ उसकी आईटीसी भी मिलेगी। तो पहले तो मैंने एक काम करते हैं, इसको आईटीसी में जोड़ लेते हैं। इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपने 9% की रेट से 1 लाख रुपए का टैक्स की वैल्यू सर्विसेज है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर। लेकिन ये आदमी कहाँ का है? रुकना, अपन भी दिल्ली के हैं, भी लोकल है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 9% निकाल लेंगे, 9,000 का सीजीएसटी और 9,000 का एसजीएसटी। ये तो अपन ले लेंगे आईटीसी। पर इसका सेकंड इफेक्ट एक और क्या देना पड़ेगा?
हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसमें वापस 9,000 रुपए देने भी पड़ेंगे कैश में। हाँ, वो इट इज ओनली पेबल इन कैश। तो ये देखो यहां जाके इन्होंने जब लाइबिलिटी निकाली होगी सारी सेट ऑफ करने के बाद उसमें 9,000 की लाइबिलिटी वापस से और जोड़ दी। मतलब आरसीएम में ध्यान रखना, लास्ट में जाके सारी लाइबिलिटी सेट ऑफ होने के बाद आरसीएम की लाइबिलिटी जोड़ना भी है और उसे आईटीसी में भी ऐड करना है। दोनों होगा, एक तरफ उसकी आईटीसी मिलेगी पर ये 9,000 ऊपर मत जोड़ना, ये 9,000 सारे सेट ऑफ करने के बाद जोड़ना, क्योंकि ये लाइबिलिटी किसी आईटीसी सेट ऑफ नहीं हो सकती। अगर ये खुद ही लाइबिलिटी खुद से ही सेट ऑफ हो जाती तब तो सब 0-0 हो जाता ना। मेरे ही आईटीसी लिया और मुझे ऊपर ही आईटीसी सेट ऑफ कर दोगे तो फिर तो सब 0 हो जाएगा ना। मेरा टैक्स कैश में भरो और मेरी आईटीसी कहीं और यूज करो। तो ये टैक्स आपको कैश में भरना पड़ेगा और ये आईटीसी और कहीं और यूज करनी पड़ेगी। तो मैंने 9,000 की आईटीसी कहीं और यूज कर ली पर इस टैक्स को मैं कैश में ही भरूंगा। तो ये आरसीएम में हमेशा ध्यान रखना कि हम लास्ट में जाके सारा सेट ऑफ करने के बाद आरसीएम की लाइबिलिटी को भी ऐड करते हैं और ऊपर आईटीसी में तो हमने जोड़ना ही जोड़ना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर इसमें आरसीएम वाला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, वो मेन है इस क्वेश्चन का पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन था। और देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। फन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स में। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जीएसटी पेड ऑन द परचेज अवेल्ड बाय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 22। अब बताओ इस आदमी ने क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करता है एक तो ये आदमी, है ना। इसने सबसे पहले कैब खरीदी है अपने एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए, कार। पहले बताओ 17(5) में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को सिर्फ ट्रक और बस की आईटीसी अलाउड है, कार की आईटीसी मैन्युफैक्चरिंग वालों को अलाउड नहीं है। हमने पढ़ा था आप कार की आईटीसी तभी ले सकते हो जब आपका धंधा ही मोटर व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन या बेचने खरीदने का या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का है। तो क्या हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का धंधा है? नहीं सर। तो इसका मतलब हम तो मैन्युफैक्चरर है तो हम तो कार की आईटीसी ले ही नहीं सकते। तो पहली वाली आईटीसी हो गई ब्लॉक, नहीं मिलेगी 17(5) की पहली आईटीसी। दूसरी, इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ 3 लॉट्स आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। अभी सिर्फ एक लॉट आया है, क्या इसकी आईटीसी अभी मिलेगी कि वेट कर आगे बढ़ानी पड़ेगी? लास्ट लॉट पे मिलेगी, अभी इसकी आईटीसी भी मिलने वाली नहीं है। तीसरा, आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अवेल करी वुमेन्स डे पे एम्प्लॉइज को देने के लिए। केटरिंग 17(5) में केटरिंग सर्विसेज भी ब्लॉक्ड है तो इसकी भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट रह गया, तीसरा पॉइंट ही पढ़ लेते, चौथा था। तीसरा, कैपिटल गुड्स है जिसमें 3 आइटम है। एक आइटम जिसकी आइटम की वैल्यू एक आइटम है जिसका 25,000 का जीएसटी पेड है, वो मिसिंग है इनवॉइस, तो 2.5 लाख की पूरी मिलेगी, 25 माइनस करके लेना पड़ेगा। जिसका डॉक्यूमेंट नहीं, उसका कोई नहीं, मतलब जिसका कागज नहीं है, हम उसके ऊपर आईटीसी देने वाले नहीं है। तो 25,000 की आईटीसी माइनस करके 2,25,000 रुपए के ऊपर ही आपको आईटीसी मिलेगी। बहुत बढ़िया। बताओ आप नोट्स लिख के आएंगे, 17(5) का रेफरेंस देके प्रॉपर नोट्स जरूर लगा के आइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 पे, ये भी आईटीसी का ही क्वेश्चन है। देखिए, कैनविन लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि टैंक की मैन्युफैक्चरिंग करता है, टंकियां बनाता है। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द जीएसटी पेड ऑन परचेज और इनपुट सर्विसेज अवेल्ड बाय। देखते हैं टंकी बनाने वाले ने क्या क्या खरीदा है। इसने एक मशीनरी खरीदी है जहां पे डेबिट नोट इशू हो गया, मतलब इनवॉइस के बाद में कोई और मशीनरी होगी उसके लिए डेबिट नोट इशू हुआ। मेरा बोलना है डेबिट नोट भी एक अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है क्या जिसके हिसाब से आईटीसी ली जा सकती है? हमने वैलिड डॉक्यूमेंट में डेबिट नोट का भी नाम लिखा है, हाँ, मतलब डेबिट नोट के ऊपर आईटीसी ली जा सकती है। इनवॉइस, डेबिट नोट दोनों में से कुछ भी चलता है। दूसरा, इनवॉइस परचेज, इनपुट परचेज वाज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर जोई ए जॉब वर्कर। मेरे जॉब वर्कर को माल चला गया, क्या मुझे उसकी आईटीसी मिल जाएगी? हमने पढ़ा हुआ है अगर आपके एड्रेस पे नहीं मिला लेकिन थर्ड पार्टी के एड्रेस पे मिल रहा है तो जिस दिन थर्ड पार्टी को मिलेगा उस दिन आपके यहाँ बाय डिफॉल्ट डीम्ड रिसीव्ड मान लिया जाता है। मैंने सेक्शन 16 में पढ़ाया था कि अगर थर्ड पार्टी को आपके इंस्ट्रक्शन में माल पहुंचा है तो जिस दिन उसकी प्रीमाइस से माल पहुंचा है उस दिन ये मान लिया जाएगा कि आपको माल मिल चुका है, जॉब वर्कर वाला, और उसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगी तो इसकी भी आईटीसी उसे ऑफकोर्स मिलेगी। कंप्यूटर्स परचेज करे हैं लेकिन एक गलती कर दी, जीएसटी पोर्शन पे डेफिशिएंट क्लेम कर लिया, अब हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली है स्टाफ क्वार्टर के कंस्ट्रक्शन के लिए,
कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें से प्लांट एंड मशीनरी पे मिलती है क्या, और किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे मिलती है, नहीं मिलती है, तो इसकी भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। तो दो ही चीजों की आईटीसी मिलेगी, मशीनरी की और जॉब वर्कर वाली, बाकी दो आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज लग जाएगा। आरटीपी नवंबर 18 का एक और इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है अभी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है देखो। क्लाउड 7 प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहा है, फलाना फलाना। चलो पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है भाई ने। ट्रक यूज कर रहा है रॉ मटेरियल, ये क्वेश्चन नोट्स में है, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने डाला हुआ है, पर फटाफट कर लेते हैं। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मिलती है, कार पे मना किया था, ट्रक पे मना किया क्या, गुड्स ट्रांसपोर्ट पे तो मिलती है, मिलती है। फूड एंड बेवरेजेस फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं मिलती। इनपुट्स आर रिसीव्ड इन 5 लॉट, इसमें भी 3 ही लॉट आए हैं, अभी नहीं मिलेगी। मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल नहीं मिलेगी। कैपिटल गुड्स है जिसमें से 4 लाख में से 50,000 का इनवॉइस मिसिंग है, 3.5 पे मिलेगी। और रॉ मटेरियल फरवरी में आईटीसी निकाल रहे हैं और मटेरियल मार्च में आएगा, फरवरी मिलेगी, मार्च में मिलेगी। अभी अपन कौन से महीने का आईटीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, ऊपर जाके पढ़ो फरवरी का, तो क्या मुझे फरवरी में इसकी आईटीसी मिलेगी, नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, मार्च। सिर्फ 350 और 120 दो अमाउंट आएंगे, टोटल 470 के ऊपर ही आईटीसी मिलेगी। बहुत ही बढ़िया। रजिस्ट्रेशन चैप्टर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर की वजह से बहुत सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, तो एमटीपी के कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले एग्जामिन वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सबसे पहले ओम साई बिल्डर है रोहिणी में, जो कि दिल्ली में आता है, जो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई है, बिल्डिंग ब्रिक्स, और इसका एग्रीगेट टर्नओवर 23 लाख है। ब्रिक्स स्पेसिफाइड गुड्स में आती है, रूफिंग टाइल्स और ब्रिक्स को मैंने स्पेसिफाइड गुड्स माना था, मतलब लिमिट 40 लाख लग जाएगी, 20 लग जाएगी, 20 लाख लग जाएगी। ध्यान रखना, रूफिंग टाइल और ब्रिक्स को हमने 20 लाख वाली लिमिट के अंदर माना था, तो इसका मतलब यहाँ पे 20 लाख रुपए की लिमिट लगेगी, और इसलिए उस आदमी को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स, वाटर, इन सब पे 40 लाख नहीं 20 लाख की लिमिट लागू होती है। ठीक है, याद है आपको? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुकुमचंद ऑफ हिमाचल इज एक्सक्लूसिवली engaged in intra-state taxable supply of footwear. His turnover in the current financial year from Himachal Pradesh showroom is 32 lakh. He has another showroom in Nagaland and the turnover is 11 lakh. इसके दो ब्रांचेस है, एक है हिमाचल में और एक है नागालैंड में। नागालैंड कहाँ आता है? एमएमएनटी में, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 10 लाख हो जाएगी। तो इंडिविजुअली देखेंगे कि दोनों का जोड़ के देखते हैं? मैंने बोला था विच इज लोअर लिमिट लगा देना टोटल पे, तो 32 लाख और 11 लाख। पहले तो बताओ इसका 80 कितना हो जाएगा? 43 लाख रुपए का। हेलो, 80 एक ब्रांच का निकालते हैं कि फिर इंडिया का निकालते हैं? इंडिया का। तो 80 कितना हो जाएगा? 32 11 दोनों जोड़ते तो कितना? 43। ये तो हो गया 80। थ्रेशोल्ड लिमिट कौन सी लगेगी? विच इज लोअर वाली, 10 लाख वाली। मतलब भाई 42 लाख टर्नओवर पहुंच गया, जबकि लिमिट कितनी थी? सब में लाइबल है। तो अगर वो नागालैंड में लाइबल है तो बाय डिफॉल्ट वो हिमाचल में भी लाइबल हो गया। इसका मतलब दोनों जगह, हाँ, दोनों टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर एक ब्रांच एग्जम्प्ट होती तो वहां का देखते ही नहीं फिर, पर यहाँ एग्जम्प्ट है कि दोनों टैक्सेबल है, दोनों टैक्सेबल है। तो इसका मतलब ये हो गया, फुटवेयर दोनों जगह से फुटवेयर ही बेच रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 लाख की लिमिट लगेगी और ये पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हो जाएगा। चलो, आरटीपी का मई 2018 का एक और क्वेश्चन है, ये भी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऋषभ एंटरप्राइज एक सोल, ऋषिता का पूछना है कि स्पेसिफाइड गुड्स की थ्रेशोल्ड लिमिट मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की अलग अलग है। नहीं 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 नहीं, वो कंपोजिशन में था। रजिस्ट्रेशन में तो ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो, सबके लिए लिमिट 20 लाख की है, 40 लाख की है, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है। ध्यान रखना ऋषिता, स्पेसिफाइड गुड्स की रजिस्ट्रेशन में लिमिट ट्रेडर मैन्युफैक्चरर की अलग अलग नहीं है, एक ही लिमिट है। गॉट इट? लेकिन सर एग्रीगेट टर्नओवर में तो एग्जाम अमाउंट आता है। अब है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम नहीं जोड़ेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ एग्जाम कर रही है तो उसका टर्नओवर, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट मत काउंट करना। मतलब आज नागालैंड सिर्फ एग्जाम कर रही होती तो 80 तो 42 होता, पर थ्रेशोल्ड लिमिट हिमाचल की लगती, फिर नागालैंड की नहीं लगती, अगर वो प्योरली सिर्फ एग्जाम कर रहा होता तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऋषभ एंटरप्राइज है जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एयर कंडीशनिंग रेस्टोरेंट विरार में है। अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है, जहां पे वो कस्टमर को कुक्ड फूड साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पिलाता है।
इन फर्म द फर्म ओपन ए लिकर शॉप इन कोहिमा। ओले, अब भाई ने क्या खोल दी? दारू की दुकान खोल ली कोहिमा में फॉर ट्रेडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहां पे खोली? कोहिमा, नागालैंड में। ये वही वाला क्वेश्चन है जिसको लेके भी क्वेरी आई कि भाई साहब की ऑलरेडी दुकान है महाराष्ट्र में और नागालैंड में दारू की दुकान खोल ली। ठीक, अब डिटरमाइन वेदर ऋषभ एंटरप्राइज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। पहले फरवरी का देख लेते हैं। अभी 2 ही महीने हुए क्योंकि इस साल इसने अभी अभी नया काम चालू किया है शायद, तो 2 ही महीने का कैलकुलेशन करना है अपने को। 2 महीने में देखना है इसका 80 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले भाई साहब ने कुक्ड फूड, पहले तो एक चीज बताओ, इन भाई साहब के ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या लगेगी? मेरा सवाल है, इन भाई साहब के ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या लगेगी? 10 लाख लगेगी। काय की लगेगी 10 लाख? नागालैंड की नहीं लगेगी 10 लाख, क्योंकि नागालैंड में तो प्योरली एग्जम्प्ट और नॉन जीएसटी आइटम बेच रहा है ना। दारू की दुकान है नागालैंड में, तो टर्नओवर लिमिट वहां की लो जहां कुछ टैक्सेबल सप्लाई हो। 80 में जुड़ेगा, लेकिन टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट लेने कौन सी स्टेट की है? जहां टैक्सेबल कर रहा है। यहां पे मुझे बताओ नागालैंड में टैक्सेबल कर रहा है क्या? तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट लगेगी। थ्रेशोल्ड लिमिट तो महाराष्ट्र की लगेगी। 40 नहीं, रेस्टोरेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस है। रेस्टोरेंट सर्विसेज पे 40 लगता है कि 20 लगता है? 20। तो पहली बात बताओ, इस बंदे के ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी लगेगी? 20 लाख। बाकी तो पूरा टर्नओवर जोड़ दो, सारा टोटल कर दो, सारा टर्नओवर। सारा टर्नओवर जोड़ देंगे तो सारा टर्नओवर जोड़ के आई थिंक ये टर्नओवर 22.5 लाख आ रहा है क्या? ये रहा 22.5। फरवरी महीने का टर्नओवर आ रहा है 8 लाख, और फरवरी और मार्च महीने का टोटल टर्नओवर जोड़ दे तो निकल के आ रहा है 22.5 लाख रुपए का टोटल इस साल का टर्नओवर आ गया। मतलब मार्च महीने में भाई साहब ने 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर दिया। तो फरवरी में तो नहीं, लेकिन मार्च में भाई साहब को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। फरवरी में नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन मार्च में जाके उसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। देखो कंक्लूजन में यही लिखा हुआ है, ऋषभ एंटरप्राइज वाज नॉट लायबल टू रजिस्टर इन द मंथ ऑफ फरवरी because its turnover is not exceeding the 20 lakh limit. However, since its aggregate turnover of 20 lakh increased in the month of March, therefore he should apply for registration within 30 days from the date he become liable to get registration. तो अप्रैल में, फरवरी में कि मार्च में कहाँ अप्लाई करेगा? ओनली इन महाराष्ट्र। He doesn't have to get registered in Nagaland because there he is only doing exempt and non GST supply. तो प्योरली exempt और non GST सप्लाई कर रहा है, तो उस स्टेट में इसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है ही नहीं। बताओ कोई क्वेरी किसी को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन का, क्वेश्चन नंबर 21 आरटीपी का। किसी को क्वेरी है? नहीं, बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे, जो कि टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेसर्स मंगल एंड कंपनी रजिस्टर्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 वाज 8 करोड़। इट अप्रोच यू एज ए जीएसटी कंसल्टेंट फॉर द इश्यू ऑफ ई इनवॉइसिंग। आपको बताना इन पे ई इनवॉइसिंग लगेगी या नहीं लगेगी। पूरा इनवॉइसिंग का प्रोविजन 5 करोड़ क्रॉस कर गया ना, 5 CR क्रॉस कर गया, तो बाय डिफॉल्ट इनके ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। किन किन पे नहीं लगते वो भी लिख देना। ऑल्सो लिस्ट आउट द एंटिटीज विच आर एग्जम्प्ट, तो ये लिखो एग्जम्प्ट एंटिटीज लिखी हुई है, सेस, इंश्योरेंस, बैंक, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मल्टीप्लेक्सेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, इन सब के ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। और ई इनवॉइसिंग सिर्फ B2B पे लगती है, B2C पे नहीं लगती है। तो ध्यान रखना, ई इनवॉइसिंग सिर्फ B2B सप्लाई के ऊपर लगती है और एक्सपोर्ट पे लगती है। B2C पे इनवॉइसिंग लागू नहीं होती है। सेस जोन को भी इनवॉइसिंग नहीं लगानी पड़ती। डेवलपर ऑफ सेस को करना पड़ता है, सेस को नहीं करना पड़ता है। सेस डेवलपर पे इनवॉइसिंग है, लेकिन सेस यूनिट पे इनवॉइसिंग नहीं है, सेस डेवलपर पे है। ठीक है, याद रहेगा, बढ़िया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल। अगेन एमटीपी का 2024 का अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन, एक छोटा सा चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, 8 पेज का चैप्टर है। मैंने बोला था मॉड्यूल से पढ़ लेना, रटना है उसमें सिर्फ। अडानी इज ए डेवलपर ऑफ सेस, तो उस पे तो इनवॉइसिंग है, पर उस अडानी के सेस में जो भी एक्सपोर्ट यूनिट्स है उन पे इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से क्वेश्चन इस एग्जाम में भी आए थे, और मैंने आपको बोला था ढंग से पढ़ के जाना। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। किन किन को कौन कौन सी बुक्स बनानी है और रट लो। 7 पेज का टोटल मॉड्यूल में चैप्टर दिया है, 7 पेज रटने बैठ के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में। एक आध क्वेश्चन आएगा 4-5 मार्क्स का, ध्यान रख लेना। मिस्टर मेहता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ बुक्स, किताबों की ट्रेडिंग करते हैं। ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, हैज ऑप्टेड फॉर द सेम। ये पूछ रहे हैं कंपोजिशन वालों को क्या क्या रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। तो कंपोजिशन वालों को इन्वेंट्री का और टैक्स का, आईटीसी का रिकॉर्ड रखना ही नहीं है, तो परचेज का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना। इनको मेनली रिकॉर्ड रखना पड़ता है इन्वेंट्री का और दूसरा टैक्स का। तो एक तो कितना स्टॉक आया, कितना गया, उसकी बैलेंस रिसीट, पूरा स्टोर लेजर, स्टॉक लेजर बना लो पूरा। और दूसरा टैक्स में कितना टैक्स भरा,
कितना चालान से भरा, कितना सीजीएसटी एसजीएसटी भरा, और कितना आरसीएम वाला टैक्स है कितना कलेक्ट किया, उसका पूरा रिकॉर्ड कंपोजिशन वाले लोगों को रखना रहता है। ये बुक में है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर 7 ही पेज का है, और एक क्वेश्चन भी उसमें से 4 नंबर का फंस गया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया। 7 पेज रटने के कि किस किस आदमी को कौन कौन सी बुक्स बनानी है। उसमें मेरा रटवाने का भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने एक बार बता दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, पर उसमें आपको एक बार रटना पड़ेगा कि हाँ इन लोगों को ये बुक्स बनानी पड़ती है। तो अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं पढ़ा हो तो जाके चैप्टर रट लेना, 7 पेज का रट्टा काम करना है आपको, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और पेमेंट ऑफ टैक्स, अब आ गए हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जिसके अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स में सारी चीजें एक साथ आ जाती है, एग्जम्पशन से लेके आरसीएम से लेके टैक्स लायबिलिटी से लेके वो वाले क्वेश्चंस है हमारे पास में। तो अपन अब चालू करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स में। पहला क्वेश्चन एमटीपी का 2024 का 10 नंबर का सीरीज 1 का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ब्रेक लेना है 2 मिनट का, जरूरत है। ऑनलाइन जल्दी बता दो गाइस, चलने दे, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा हमारा। वैसे तो 4 क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन बचे हैं गिनती के, कोई बात नहीं, डाउट पूछ लेना, बहुत सारे चलेगा। Intra-state supply of taxable goods including 1 lakh rupees received as an advance in January. The invoice for the entire sale value is issued on the 15th February. सुनना, मैंने 4 लाख रुपए का माल बेचा, जिसमें 1 लाख रुपए का एडवांस मुझे जनवरी में मिल गया, जबकि पूरी सेल वैल्यू का बिल मैंने कब बनाया है, 15 फरवरी को बनाया है। मुझे बताओ गुड्स के केस में पहली बात तो एडवांस मिलने पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता है। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई के केस में हमने पढ़ा था कि गुड्स के केस में कभी भी डेट ऑफ पेमेंट पे टैक्स नहीं है, डेट ऑफ डिस्पैच और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर चलता है। तो आपने बिल बनाया फरवरी में, जनवरी में तो आपको एडवांस भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो हम अगर फरवरी महीने का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें तो 4 लाख जुड़ेगा। जनवरी महीने में कुछ जुड़ा होगा क्या? नहीं। अभी हम कौन से महीने का निकाल रहे हैं? फरवरी का। तो क्या मैं 4 लाख में से 1 लाख माइनस करके 3 लाख लूं कि पूरा 4 लाख लूं? पूरे 4 लाख पे इसी महीने टैक्स देना पड़ेगा। मैंने 1 लाख के एडवांस पे, गुड्स के केस में कोई टैक्स पिछले महीने में भरा नहीं होगा, पूरे 4 लाख पे इसी महीने टैक्स लगेगा। आपने परचेज किया है गुड्स, पहली बात तो इसमें सारे ट्रांजेक्शन दे दिए, आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी किस किस को सेल में डालना है, किस किस को परचेज में डालना है। तो पहला वाला अमाउंट परचेज था कि सेल था? सेल था, इंट्रा स्टेट सेल था। दूसरा वाला अमाउंट परचेज है, तो ये वाला अमाउंट आईटीसी में जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन से खरीदा है 5.5 का, आईटीसी में जाएगा कि नहीं जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, आईटीसी में भी नहीं जाएगा। कंपोजिशन से खरीदने पे कोई आईटीसी नहीं मिलती है। अगला, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयरिंग ए सिंगल रेसिडेंशियल हाउस। नहीं, ये क्लॉज हमने एग्जम्पशन में आखिरी में पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन की एग्जम्पशन में। यस, हमने पढ़ा था अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट देता है 2 केस में, सिंगल रेसिडेंशियल हाउस के लिए या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। पर वहां पे मैंने एक वर्ड लिखा था, ओरिजिनल वर्क। रिपेयर नहीं चलता है, मैंने बोला था न्यू कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। यहां पे पहले पढ़ो न्यू कंस्ट्रक्शन है कि रिपेयर है, ढंग से पढ़ो, न्यू कंस्ट्रक्शन है कि रिपेयर है। तो बताओ ये 1 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाएगा कि आपके टैक्सेबल टर्नओवर में जुड़ेगा? टैक्सेबल टर्नओवर में जुड़ेगा। इस 1 लाख रुपए के ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो एक तो 4 लाख रुपए के ऊपर अपन निकाल लेंगे, 1 लाख रुपए के ऊपर भी अपन निकाल लेंगे, दोनों पे निकाला है अपन ने। अभी तक 2 टर्नओवर आए, पहला और तीसरा। अब चौथा देखो, चौथा पहले बताओ सेल है कि परचेज है? मेंबरशिप ऑफ ए क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज, परचेज है, तो सेल में तो जाएगा नहीं। और जो परचेज इसके ऊपर आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ब्लॉक्ड आईटी 17(5) के अंदर क्लब मेंबरशिप पे कभी भी आईटीसी नहीं मिलती। बढ़िया। अगला, जीटीए सर्विसेज रिसीव की है, रिसीव की है, रिसीव की है मतलब सेल है कि परचेज है? परचेज है, पर आरसीएम नहीं है। क्यों नहीं है आरसीएम? क्योंकि जीटीए ने 12% ऑप्शन ऑप्ट किया है, मतलब 2 लाख के ऊपर 12% टैक्स जीटीए ऑलरेडी भर चुका होगा, तो अपन उसकी क्या आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? हाँ, जीटीए पे तो 17(5) में ब्लॉक थोड़ी है। आप जीटीए पे तो क्लेम गाड़ी खरीदने पे नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट पे आईटीसी मिलती कि नहीं मिलती है? भाड़े पे मिलती कि नहीं मिलती है? आईटीसी मिलती है। और आरसीएम नहीं एनसीएम में लगेगा, क्योंकि 5 नहीं 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है। तो इस वाले अमाउंट को अपन आईटीसी में जोड़ देंगे। ये जो आपको 2 लाख रुपए के ऊपर 12% निकलेगा, टैक्स वो भरेगा, अपने को क्रेडिट मिलेगी ना उसकी। अरे अपन बायर हो गए तो परचेजर को क्या मिलता है? सर्विस, आईटीसी मिल गया ना, आईटीसी मिलेगा। तो ये जो जीटीए है इसका अमाउंट अपन आईटीसी में जोड़ देंगे। देखो सबसे पहले
कोलकाता वाले कंपोजिशन पे कोई आईटीसी नहीं मिला, उसको अपन ने उड़ा दिया, नहीं मिला। उसके बाद मेंबरशिप पे भी नहीं मिला, उसको भी खाली छोड़ दिया। सीधे जीटीए पे मिलेगा कितने, 2 लाख का। इंटर स्टेट है इसलिए 12% के हिसाब से 24,000 रुपए। एक तो ये आईटीसी हो गई। अगला देखते हैं, आपने इंटर स्टेट सर्विसेज दी है बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पे एग्जम्पशन सिर्फ ट्रस्ट को है, जबकि डांस और म्यूजिक होता तो इंडिविजुअल को मिलती। अब ऊपर भाई साहब ट्रस्ट है कि इंडिविजुअल है, कंपनी है, कंपनी है, ट्रस्ट तो नहीं है साहब। ट्रस्ट नहीं है इसका मतलब इसको तो टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा। तो 10,000 रुपए पे भी टैक्स लग जाएगा। 10,000 रुपए आपका जो आ रहा है इसके ऊपर भी आपको 18% की रेट से 1,800 रुपए का टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देंगे सर। अगला बताओ, इंटरस्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड, आपने प्रोवाइड किए सर्विसेज, मतलब आपके लिए सेल है। किसको प्रोवाइड किया आपने? स्कूल को। पर आपको बता दूं जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है वो स्कूल कैंपस नहीं, स्कूल कैंपस के बाहर हुआ है। मैंने बोला सिक्योरिटी सर्विसेज एग्जाम कब होती है? जब वो स्कूल प्रेमाइसेस में दी जाए, बाहर दी जाए तो एग्जाम नहीं होती। तो ये 15,000 के ऊपर भी टैक्स लगेगा। इस 15,000 पे भी 18% इन्होंने 2,700 रुपए का टैक्स कैलकुलेट करके जोड़ा हुआ है। अब इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 4 लॉट्स, उसमें से 2 लॉट ही आया, इसका लॉट नहीं आया तो ये चीज आईटीसी के अंदर नहीं जुड़ेगी, इसके ऊपर कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। तो बस इधर हमने निकाल ली टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इधर हमने निकाल लिया आईटीसी का टोटल। बस क्या करना है उसका क्रॉस यूटिलाइजेशन। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया कि एक तरफ आप सेल अलग कर देना, एक तरफ आप परचेज अलग कर देना। सेल पे निकाल देना लाइबिलिटी, परचेज पे निकाल देना आईटीसी, और दोनों का सेट ऑफ मार देना। अगर इसमें आरसीएम होता तो अपन आईटीसी में भी जोड़ देते और वहां पे सेट ऑफ करने के बाद आखिरी में कैश पेमेंट में ऐड कर देते। आगे समझ में? बढ़िया। ये 10 नंबर का आरटीपी का क्वेश्चन है, आईसीएआई का। क्वेश्चन 25 पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, जुलाई 2021 का क्वेश्चन मैंने नोट्स में ही करवा दिया था आपको। मैं बताता हूं कौन सा था, रेफ्रिजरेटर और स्टेबलाइजर वाला क्वेश्चन था। ये करवाया हुआ क्वेश्चन है तो वापस नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में प्रॉपरली करवाया हुआ है, आपको होमवर्क में भी दिया था और उसको बाद में जाके हम लोगों ने टैली भी किया था। मिक्स सप्लाई हायर रेट लग जाएगा इस केस में, है ना, ये वो वाला ही कैसे किया हुआ है आप लोगों ने क्वेश्चन। तो मैं वापस नहीं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है सूरत गुजरात में, और उसने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बता दूं ये दिसंबर 2021 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये भी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था, पर मुझे नहीं याद है उस टाइम सब लोगों ने अच्छे से किया था कि नहीं किया था। नोट्स में है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है नोट्स में? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए हमारे पास में टैक्स लायबिलिटी है 3, टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी निकाल के दे रखी है, इतनी है 3 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख। इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन और है, मतलब स्टार्टिंग करेंगे 3 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख से, उसमें बाकी चीजें जोड़ते चले जाएंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है। कंपनी ने 5 ट्रक किराए पे दी है किसी जीटीए को। हमने ये क्लॉज पढ़ा हुआ है एग्जम्पशन के अंदर कि हायरिंग ऑफ ट्रक टू जीटीए इज एग्जाम सप्लाई। अगर आप ट्रक जीटीए को सप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है? एग्जाम सप्लाई हो जाती है। तो मतलब 3,75,000 रुपए के ऊपर पहली बात आपको कोई टैक्स लगेगा नहीं, इट्स एग्जाम सप्लाई। हायरिंग ऑफ ट्रक टू जीटीए इज एग्जांपल ऑफ एन एग्जाम सप्लाई, तो इसके ऊपर आपको कोई टैक्स लगेगा नहीं। दूसरा, ये इंटरेस्टिंग है, कंपनी ने गुड्स बेचे हैं जिसके ऊपर ब्याज लिया है, 5 लाख के गुड्स है, उसके ऊपर 2% पर मंथ का ब्याज चार्ज कर रहे हैं, और 6 जनवरी को इनवॉइस इशू और कंपनी ने कंसिडरेशन 20 फरवरी को लिया। 1 मिनट, 1 महीने तक तो करेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड था, तो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक तो फ्री हो गया, और 20 को दिया मतलब 15 दिन लेट हो गए। 15 दिन हो रहे हैं, तो गिनेगा तो 6 से गिनेगा 20 तक, तो 15 दिन हो रहे हैं पूरे के पूरे, क्योंकि 5 को खत्म हो जाएंगे 30 दिन। 6 से जनवरी है ना, तो 31 जनवरी आता है, तो 5 जनवरी को अपने 30 दिन खत्म हो जाएंगे, तो आपको 6 से लेके 20 तक मतलब 15 दिन का ब्याज लगेगा। पर इंटरेस्टिंग सुनना, 15 दिन का ब्याज सिर्फ वैल्यू पे नहीं लगेगा, वैल्यू प्लस टैक्स पे भी लगेगा। तो ये तो 5 लाख का तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट है, तो ब्याज तो पूरे अमाउंट पे लगेगा ना। आज मैंने तेरे को उधार माल बेचा, तो तेरे को बिल मैंने 5 लाख प्लस जीएसटी जोड़ के 90,000 जोड़ के 590 का बनाया, तो ब्याज कितने पे लगूंगा? 590 पे लगूंगा। तो मैं पहली बात 5 लाख में जीएसटी जोड़ता हूं 18%, 90,000, तो 590 पे लगाओ 2% 15 दिन का, 5900, 5,900। ये अब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आया, इसको डिवाइड बाय 118 इंटू 100 कर दे तो एक्सक्लूसिव जीएसटी 5,000 आ जाएगा।
मतलब 900 रुपए का जीएसटी भरना है और 5,000 रुपए का ब्याज है, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू हो जाएगी 5 लाख प्लस इंटरेस्ट का 5,000 रुपए। तो अपन जो टोटल टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें 5 लाख 5,000 हो जाएगा। समझ में आया? 5-5 कैसे होगा? टोटल मिला के अपने को 5,900 का ब्याज आया, पर उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ है तो उसको एक्सक्लूसिव कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 5,000। तो 5 लाख प्लस 5,000 जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 5 लाख 5,000। आगे, कंपनी ने लीगल सर्विसेज ली है, दी नहीं है, ली है। सॉट मतलब लिया है, सीक मतलब देना है, लेना। आई सीक योर एडवाइस मतलब मुझे आपकी एडवाइस देनी है कि चाहिए। तो लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है, किससे? बिजनेस से। और किससे ली? एक पार्टनरशिप फर्म से ली, लॉयर से। एक मिनट, लॉयर अगर किसी बिग बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता है तो आरसीएम में आती है। इस 1.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो आरसीएम का इफेक्ट क्या होगा याद रहेगा? एक तरफ तो उसको आईटीसी में जोड़ेंगे और एक तरफ उसको कैश लाइबिलिटी में भी ऐड कर देंगे। तो 1.5 लाख पे अपन निकालें तो 18% की रेट से 9% निकालें कि 18 निकालें? ये बंदा गुजरात का ही है तो 9% निकलेगा, 1.5 लाख के ऊपर 9% निकलेगा। तो 13,500 और 13,500 रुपए, दो इफेक्ट होंगे 13,500 के। बताओ क्या इफेक्ट होगा? एक तो आईटीसी में ऐड कर देंगे, दूसरा इफेक्ट बताओ कैश पेमेंट में भी ऐड कर देंगे, याद रखना है। कंपनी ने 3,000 पैकेट्स ऑर्डर किए हैं टूल, ये भी खरीदा है। 3,000 पैकेट टूल के खरीदे हैं जो कि 3 लॉट में आए हैं, और अपना अभी लास्ट लॉट अप्रैल में आएगा। और अपन कौन से महीने में बैठे हुए हैं? अभी एक में ऊपर जाके थे फरवरी में, तो अपने को इसकी आईटीसी लेनी नहीं है, इसकी आईटीसी अभी अपने को मिलेगी नहीं, भूल जाओ। कंपनी ने सप्लाई किया है मतलब यहां माल खरीदा है कि बेचा है? पैकेट ऑफ टूल्स टू वन ऑफ इट्स कस्टमर एट 10 पर पैकेट इन गुजरात। आफ्टरवर्ड द कंपनी रीवैल्यूज एट 9, रीवैल्यू कर दिया। मतलब पहले कोई डिस्काउंट की बात नहीं थी, बाद में क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते, समझो। रीवैल्यू कर दिया, रीवैल्यू किया, डिस्काउंट नहीं दिया। मैंने जिस चीज को पहले 10 रुपए की वैल्यू पे चार्ज किया था, बाद में उसकी वैल्यू को 9 कर दिया। मतलब पहले अग्रीमेंट नहीं था 9 करने का, बाद में जाके मैंने 9 रुपए पे, तो सेकेंडरी डिस्काउंट हो गया। और सेकेंडरी डिस्काउंट हो गया तो इसका डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब हम जो टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे 10,000 पैकेट पे, वो 9 रुपए से करेंगे, 10 रुपए से करेंगे, 10 रुपए से करेंगे, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का टर्नओवर और आ जाएगा। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन। पहले तो टोटल लाइबिलिटी ले ली अपन ने, 3 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 3 लाख की। फिर उसमें देखो मैंने 5,900 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट जोड़ दिया, जो 5,900 इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट था, उसमें 900 रुपए का टैक्स जोड़ दिया। ठीक है, टोटल आउटपुट लाइबिलिटी आ गई इतनी। देखो सीजीएसटी एसजीएसटी की नेट आउटपुट लाइबिलिटी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट के ऊपर जोड़ी दी। एक मिनट, ये जो अपन ने कस्टमर को सप्लाई किए 10,000 पैकेट, इसका इफेक्ट अपने ऑलरेडी टैक्स लाइबिलिटी में आ चुका है, तो अपने को कम नहीं करनी, जो है उसको एज इट इज रखनी है। ठीक है, अब एक तो आईटीसी मिलेगा लीगल सर्विसेज के ऊपर, मिल गया सर, और उसी को वापस हमने कैश पेमेंट करके उसमें ऐड भी कर दिया। इसके अलावा और कोई आईटीसी है ही नहीं। तो ये आ गया था पहले नेट लाइबिलिटी, उसमें अपने 13,500 आरसीएम की वापस जोड़ दिए, आगे टोटल लाइबिलिटी। तो वही 13,500 के ऊपर आईटीसी में लिया, वही वापस जोड़ दिए। 10 रुपए की चीज मैंने तेरे को बेची, बाद में जाके तूने नेगोशिएशन किया कि मैं तो 10 नहीं दूंगा, इसको 9 पे वैल्यू करो, मैं 9 ही दूंगा। या मार्केट वैल्यू चेंज हो गई, आप बोल रहे हो सर माल बिका नहीं, अब मार्केट वैल्यू गिर गई, अब मेरे को 10 पे पेमेंट कैसे करूं? 9 से करूंगा। कर दिया था। वो कब होता? जब अग्रीड था पहले से 9 रुपए करने का। ये अग्रीड कहां था? बाद में हुआ, तो एडहॉक डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया? एडहॉक डिस्काउंट का अपन बताओ माइनस करते कि नहीं करते हैं? नहीं करते। तो वैल्यू जो निकली हुई है वो 10 रुपए की, वही सही है। बाद में रिवैल्यू करने से क्या आपने को टर्नओवर कम करना पड़ेगा कि डिस्काउंट के कारण? सेकेंडरी डिस्काउंट ही, ये सेकेंडरी डिस्काउंट ही है, तो इसके कारण टर्नओवर कम नहीं होना चाहिए। रिश्ता बोल रही 5,000 वैल्यू होनी चाहिए, अरे 5,000 ही जोड़ी है, वो 900 रुपए टैक्स निकाला है उसके ऊपर। वो आप 5,000 लिख लो, वो 5,000 ही वैल्यू है, अपने को मेन टैक्स से अमाउंट है, टैक्स 900 रुपए। सेपरेटली भी 5,000 पे अलग, 5 लाख का 2% निकालो सीधे, वो आ जाता है। यस यस, वो भी कर सकते थे, वो भी एक ही बात है, वो एक ही बात है। 5,900 नहीं, वो 5,000 ही आएगा और ये 900 रुपए की वैल्यू आएगी। रिश्ता बिल्कुल सही है, यहाँ 900 आएगा और यहाँ वैल्यू में 5,000 ही आएगा, बराबर है। ये 5,000 आएगा है और ये 900 रुपए सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गए हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मई 22 का 8 नंबर का क्वेश्चन है। रांची झारखंड में अपना बिजनेस है और हम वॉशिंग मशीन मिक्सर ग्राइंडर का धंधा करते हैं। ठीक है, ट्रेडर हैं। अब
हमारी आउटवर्ड सप्लाई झारखंड के अंदर 24 लाख की और झारखंड के बाहर 5 लाख की, तो 24 लाख पे लग जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी और 5 लाख पे लग जाएगा आईजीएसटी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कराए हमने रजिस्टर्ड डीलर से विद इन द झारखंड विच इंक्लूड्स मटेरियल ऑफ ₹2 लाख परचेज फ्रॉम कृष्णा रजिस्टर्ड हु इज पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम। 7 लाख में से 2 लाख रुपए की परचेज अपन ने कंपोजिशन से करी है, तो बताओ आईटीसी आपको कितने में मिलेगा? 5 में मिलेगा। 5 लाख पे ही हम लोग रॉ मटेरियल पे आईटीसी निकालेंगे। नीचे रेट दे रखा है रॉ मटेरियल का 12% का, पर लोकल है तो 6% का आईटीसी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अपने को दे रखा है बस परचेज फ्रॉम ए रजिस्टर्ड डीलर इन टाटानगर झारखंड, बस यूज टू कैरी इट्स 25 वर्कर्स, मिलेगी 25 वर्कर, 13 से ज्यादा की कैपेसिटी हो गई, तो बताओ आईटीसी मिलेगा 12 लाख के ऊपर आईटीसी मिलेगा। अब देखो कंपोजिट सप्लाई हमारी मिक्सर ग्राइंडर और मशीनरी की, उस पर तो 1% रेट दिया हुआ है, वो तो अब कंपोजिशन सप्लाई है। एक मिनट, नहीं कंपोजिशन नहीं, वॉशिंग मशीन पर 18 है, वो तो परचेज का है कंपोजिशन के ऊपर, तो उससे अपने को कोई काम ही नहीं कंपोजिशन से। अपन देखते ना क्या बोला हुआ है। चलो पहले हमने जो मिक्सर ग्राइंडर बेचा है उसके ऊपर तो 18% जीएसटी, तो अपन 29 लाख में 24 लाख पे लगा देंगे 9 और 5 पे लगा देंगे 18, निकलेगा। चलो पहले इन्होंने सबसे पहले यही कर रखा है, सबसे पहले 24 लाख के ऊपर लगा दिया है 9%, देखो आप 9 आ रहा है क्या? 24 लाख का 9% और 5 लाख का 18%, ये तो सही आ गया, टोटल ये आ गया। अब 5 लाख के ऊपर ही आईटीसी मिलेगी, 7 लाख पे नहीं मिलेगी, तो 5 लाख पे आप लगाइए रॉ मटेरियल का 6% 5 लाख का लगाइए, कितना आ रहा है अमाउंट? कितना आ रहा है? 30 हजार। तो हमारी आईटीसी हो जाएगी एक तो 30 हजार। ओपनिंग भी पड़ी है 20, 5 और 95 की, वो भी ले लेंगे। बस है, बस के ऊपर 12 लाख है, 12 लाख के ऊपर लगाओ 9%, 1,08,000 नहीं है, 12 लाख का 9%, 12 लाख का नहीं 14%, सॉरी गलत बोला मैंने, 14% है, बस पे 14% रेट है। 168 ये 168 की आईटीसी अपन ने ले ली और टोटल लाइबिलिटी में से आईटीसी माइनस करके नेट अमाउंट सेट ऑफ कर दिया। इजी क्वेश्चन, बहुत इजीली हो गया। इसमें कोई आरसीएम नहीं था, नहीं तो अपन आरसीएम की लाइबिलिटी और ऐड कर लेते, आरसीएम नहीं था कहीं भी, इजी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 28, ये नवंबर 22 का 8 नंबर का क्वेश्चन है, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्सन। पहली बात, जब भी नॉन रिलेट को बेचते हैं तो हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू देखते हैं, मार्केट वैल्यू नहीं लिखते। मैंने वैल्यूएशन पढ़ाया था, मार्केट वैल्यू तब देखते हैं जब सेलर और बायर रिलेटेड हो, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू पे जाते हैं। अगर अनरिलेटेड हो तो हमेशा क्या देखते हैं? ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो 4 लाख स्टेट के अंदर है और 1 लाख स्टेट के बाहर है, तो 4 लाख पे लग जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, ये दे रखा है रेट 9% का, और 1 लाख के ऊपर लग जाएगा 18% का आईजीएसटी। ये तो ठीक है सर, ये तक तो समझ में आ गया। अब सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर कंडक्टिंग ए कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉय, द टोटल एक्सपेंडिचर 90,000। ट्रेनिंग गवर्नमेंट अगर ट्रेनिंग एक्सपेंस उठाती है तो कम से कम 75% खर्चा गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। 90,000 का 75% निकालना है, ये 75 नहीं हो रहा है, 90,000 का 75% निकालो ना, कितना हो रहा है? 67,500। इसका मतलब ये कम है, तो इसका मतलब इसमें एग्जामिशन नहीं मिलेगी। तो इन्होंने ये 5 लाख एग्जाम्ट होगा कि टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। स्टॉक ट्रांसफर किया है दूसरी ब्रांच को, बताओ स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लगता है? लगता है। विदाउट स्टीम सप्लाई शेड्यूल 1, अगर आप अपनी डिस्टिंक्ट पर्सन को या किसी और ब्रांच को सप्लाई कर रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। वैल्यू 20,000 रुपए मान रहे हैं, तो 20,000 रुपए के ऊपर इस पे भी जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो अभी तक अपन ने 4 लाख पे निकालना पड़ेगा 9%, 1 लाख पे निकालना पड़ेगा 18%, 5 लाख पे निकालना पड़ेगा 18% या 9%? 18%, क्योंकि आप बिहार के हो और ये कर्नाटक के 18 है, और इधर विदाउट गया बिहार में ही गया, तो यहां लगेगा 9%। 9%, ठीक, ओके। लास्ट इंट्रा स्टेट्स इनवर्ट सप्लाई है वेरियस सर्विसेज की, जिसमें 30 इनवॉइस है 6.5 लाख के। अभी सुनना, 6.5 लाख के 30 इनवॉइस है, लेकिन नीचे लाइन लिखी हुई है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग डॉक्यूमेंट द अकाउंटेंट्स ऑफ अजय लिमिटेड ऑब्जर्व दैट द इनवॉइस ऑफ 30,000 was omitted to be recorded in the books of accounts and no payment was made against the same in the January month. The invoice was issued by Mr. Mukesh of Patna, from whom Ajay Limited has taken car on rental basis. Invoice include cost of fuel. बहुत शानदार पॉइंट है इसमें, वो टैक्सी वाला पॉइंट है, आरसीएम वाला। आपने पहली बात तो जो बिल लिए ना, उसमें कुछ बिल, एक बिल गायब हो गया। कितने का बिल गायब हो गया? 30,000 का।
मतलब पहली बार जो 6.5 लाख की परचेज कर रहे हो उसमें से एक बिल गायब कर दो 30,000 का, तो बचे 620। 620 के ऊपर तो आप आईटीसी निकाल ही लो आंख बंद करके। झगड़ा सिर्फ किसका है? 30,000 के बिल का। 620 पे तो आप आईटीसी आंख बंद करके निकाल लो। अब बचा 30,000 का बिल का। 30,000 का बिल ओमिट हो गया, तो अब हमने रिकॉर्ड में लिया। रिकॉर्ड में लिया तो पता पड़ा कि ये तो भैया टैक्सी की सर्विसेज है। काय की सर्विसेज है? मोटर टैक्सी, और वो भी फ्यूल इंक्लूडेड है, और सामने वाला आदमी इंडिविजुअल है और हम बॉडी कॉर्पोरेट है। आरसीएम लगता है। अगर सामने वाला आदमी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसीवर बॉडी कॉर्पोरेट है और टैक्सी की सर्विसेज में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, तो आरसीएम लगता है। और भैया अपन जनवरी में उसकी लाइबिलिटी भूल गए, नहीं याद आ रहा है सर, कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे हम। तो याद करो, रेंटिंग ऑफ मोटर टैक्सी कोई भी आरसीएम में आती है। अगर कोई इंडिविजुअल दे रहा है 5% ऑप्ट किया है, और अगर इंडिविजुअल दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो किस में आता है? एनसीएम में क्या आरसीएम में? आरसीएम में। कैसे पता 5% ऑप्ट किया? नीचे लिखा हुआ भी है, कार रेंटल सर्विस पे क्या रेट ऑफ जीएसटी लिया है? 5, और देने वाला इंडिविजुअल है और लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या लग जाएगा? आरसीएम लग जाएगा। मतलब इस 30,000 रुपए के ऊपर आईटीसी मिलेगी, लेकिन इसकी आरसीएम लाइबिलिटी भी आपको देनी पड़ेगी। तो इस महीने में आप उसको आईटीसी में भी जोड़ोगे और आरसीएम में भी जोड़ोगे, कैश पेमेंट में भी जुड़ेगा। ये इसकी खास बात है। एक और चीज, अपन ने जो 620 छोड़ा था ऊपर, अभी सुनो नीचे, आउट ऑफ द 30 इनवॉइसेस 6 इनवॉइसेस विद द टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट टू ₹1.5 लाख। मतलब 6.5 लाख के इनवॉइसेस में से 620 में से 1.5 लाख कर दो माइनस। 1.5 लाख के इनवॉइसेस का ई इनवॉइस इशू ही नहीं हुआ है। अब एक मिनट, जहां पे ई इनवॉइस मैंडेटरी होता है और अगर आप ई इनवॉइस इशू ना करो तो बिल इनवैलिड मान लिया जाता है। 50,000 नहीं, ई इनवॉइसिंग 5 करोड़ के ऊपर के टर्न वाले को ई इनवॉइसिंग जनरेट करना पड़ता है। सामने वाले को ई इनवॉइसिंग जनरेट करना था, लेकिन सामने वाले ने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया। मैंने ई इनवॉइसिंग में लाइन लिखवाई हुई कि अगर सामने वाला ई इनवॉइस नहीं बनाएगा तो आपकी आईटीसी रुक जाएगी। मतलब 620 में से भी 1.5 लाख के आईटीसी और कम कर दो, क्योंकि उतने के इनवॉइसेस जनरेट नहीं हुए हैं। तो 620 माइनस 1.5 लाख कर दो, कितने बचे? 470 की ही आईटीसी ले पाओगे आप। है ना बेहतरीन क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखो, 4 लाख के ऊपर इन्होंने 9% की रेट से निकाल दिया 36,000 रुपए, और स्टॉक ट्रांसफर के 20,000 पे निकाल दिया 1800। ट्रेनिंग वाले को छोड़ दिया, क्योंकि ट्रेनिंग वाले पे जीएसटी लगेगा नहीं। अब इंटरस्टेट में 1 लाख की इंटरस्टेट थी, उस पर 18,000, और 5 लाख जो गवर्नमेंट को ट्रेनिंग दी उसके ऊपर 90,000। तो इंटर और इंट्रा को अलग अलग कर दिया है। तो आ गया सब। मेन आईटीसी की बात करो। अब हम आईटीसी पे आते हैं। आईटीसी में 6.5 लाख में से 1.5 लाख अलग कर दिया, और उसकी आईटीसी जोड़े रहने दी कार रेंटल की। उसको अलग से भी ले सकते थे, इन्होंने जोड़े रहने दी। कार रेंटल की आईटीसी अलग से नहीं लेके इसमें जोड़ दिया। आप चाहो तो अलग दे देते। अपन ने क्या कहते, 470 निकाला, फिर कार रेंटल के ऊपर अलग निकालते। 30,000 के ऊपर 5% इन्होंने उसमें जोड़ के रख दी। अपन अलग से निकाल सकते थे, है ना, वो अपन अलग से निकाल सकते थे। तो 45,000 की आईटीसी तो आ गई। एक मिनट, इसमें एक गलती करी इन्होंने, मेरे को देखने दो। 6.5 लाख में 30,000 जुड़ा हुआ है क्या, कि ओमिट हो गया था? 30,000 वाला पॉइंट आया ही नहीं बिल में। मतलब ऊपर जो 30,000 के पॉइंट बिल है, उस 30 इनवॉइस में ये वाला बिल आया ही नहीं, तो इसको अलग ही लेके चलो। तो आया ही नहीं। अब अपन कौन से महीने का टैक्स कैलकुलेट करें? जनवरी का। जबकि जनवरी में महीने में ओमिट हो गया, और ये पता है कब पड़ा? ये पता पड़ा नहीं, जनवरी महीने में ही इसका पेमेंट नहीं किया। ओके, हाँ ठीक है, अभी चलते हैं। चलो यहां तक आते हैं। पहले अपन ने आईटीसी निकाल ली, 1.5 लाख माइनस करके, 6 में से 1.5 माइनस करके, 6.5 में से 1.5, 5 लाख के ऊपर, ये तो निकल गई। कार रेंटल अलग पॉइंट था। अब सवाल आता है, कार रेंटल की आईटीसी क्यों नहीं ली और कार रेंटल को टैक्स लायबिलिटी में क्यों नहीं जोड़ा? अब मैं इसके पीछे बताता हूं एक और रीजन। ये पॉइंट और शानदार है, सुनना। कार रेंटल का आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, सामने वाले ने इनवॉइस भी नहीं दिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई आया ही नहीं अभी। नहीं समझे? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस से 61 दिन, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आप मुझे बताओ, क्या सामने वाले ने इनवॉइस दे दिया? 2/12 कब इशू दिया? 2/12 2/12 दिया इनवॉइस। कब दिया? 2/12। 2/12 से 61 दिन गिनो, 2/12 से 61 दिन गिनो। आरसीएम टाइम ऑफ सप्लाई 2/12 से 61 दिन गिनो। कहां आ रहा है? फरवरी में। और
अभी तक पेमेंट तो अपन ने किया ही नहीं जनवरी तक। मतलब आप मुझे बताओ, इसकी आरसीएम लाइबिलिटी जनवरी में आएगी फरवरी में आएगी? मतलब इसका जब आरसीएम ऐड करेंगे और ऊपर आईटीसी क्लेम करेंगे, वो जनवरी में करेंगे फरवरी में करेंगे? फरवरी में करेंगे, इसलिए जनवरी में इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। नहीं समझे आप? बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले तो ये ढूंढो कि आरसीएम है, फिर आरसीएम ढूंढने के बाद ये जोड़ो कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। इसका टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी में आ रहा है कि फरवरी में आ रहा है? तो बताओ जनवरी मंथ में इसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ये बच्चों की जान निकाल दी थी इस क्वेश्चन ने एग्जाम के अंदर, क्योंकि इतना इनडेप्थ किसने सोचा था एग्जाम के अंदर? आरटीपी में एमटीपी में भी है, और ये क्वेश्चन बहुत टफ पेपर का था, नवंबर 22 बहुत टफ अटेम्प्ट था, उस क्वेश्चन का पेपर था। और इसका ना आरसीएम में जुड़ेगा ना उसका आईटीसी आज क्लेम होगा। इसके ऊपर ज्यादा पूछ लिया इस क्वेश्चन के अंदर। यस, चलो टीडीएस टीसीएस का छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट खत्म कर दें। Whether the provision of pertaining to tax collected source under 52 will be applicable if the ABC is a dealer of sells watches through Flipkart and e-commerce operator? ई-कॉमर्स पे टीसीएस की लाइबिलिटी आती कि नहीं आती है? आती है। लेकिन अगर खुद की वेबसाइट से बेच रहा होता तो नहीं आती है। अगर आप ई-कॉमर्स के थ्रू बेच रहे हो तो आती है, लेकिन अगर आप किसी खुद की वेबसाइट से बेच रहे हो तो कभी भी टीसीएस की लाइबिलिटी नहीं आती है। छोटा सा क्वेश्चन रिटर्न्स का, लास्ट क्वेश्चन, कुछ भी खास नहीं। रिटर्न में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कुछ अपने को ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। सुनो, केवनन एंटरप्राइजेज एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जो डिजाइनर वेडिंग ड्रेसेस बेचता है रेगुलर स्कीम के अंदर। उसका एनुअल टर्नओवर सिर्फ 30 लाख रहा है प्रीसीडिंग ईयर के अंदर। ही इज ऑफ द व्यू दैट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर it is permitted to file its monthly statement of outward supply on quarterly basis, while its accountant advise it is to file the same on monthly basis. किसी भाई ने अगर लास्ट ईयर में 30 लाख का टर्नओवर किया है, 50 लाख कि 5 करोड़, क्यूआरएमपी 5 करोड़ की लिमिट है। जिस भी लोगों ने प्रीवियस ईयर में, वो आईएफएफ की लिमिट है हर साल की 50 हर मंथ की। क्यूआरएमपी की लिमिट क्या है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते हो इस साल के लिए। तो इनका टर्नओवर बताओ 5 करोड़ से कम है कि नहीं है? कम है। तो बताओ ये भाई साहब एलिजिबल हो गए कि नहीं हो गए क्यूआरएमपी के लिए? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं साहब, आप सही बोल रहे हो, अकाउंटेंट गलत बोल रहा है। इसीलिए अकाउंटेंट नहीं सीए की सुनो, क्योंकि अकाउंटेंट को आधी अधूरी बातें पता है ना। अकाउंटेंट गलत बता रहा है तुमको, आईसीआई भी बोलता है अकाउंटेंट की मत सुनो, सीए की सुनो। तो इसीलिए आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहा है। आगे सुनो, during a given tax period in the current financial year, owing to an off-season, Mrs. Kavenan has made no supply. Mrs. Kavenan Enterprise opinion that no return is required to be filed. क्योंकि मैंने कोई सेल ही नहीं करी है तो मैं 1 रुपए का रिटर्न क्यों भरूं? क्या नील रिटर्न भरना कंपलसरी है क्या? यस, आपको नील रिटर्न भरना पड़ेगा, चाहे कोई बिजनेस एक्टिविटी ना हो। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल नील रिटर्न इवन इफ देयर इज जीरो टर्नओवर। आपको नील रिटर्न भरना ही पड़ेगा। तो यस, ये नील रिटर्न भी भरा जाएगा। देखो, हो गए हमारे सुपर 30 टॉप 30 क्वेश्चंस हमारे। 2-3 दिन लग जाएंगे, पर मेरे को पता था कि 2-3 दिन नहीं लगेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली आईसीआई के, आरटीपीस के, एमटीपीस के सारे क्वेश्चन कंपाइल किए हमने, तो उस कारण से टाइम नहीं लगा है। तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया हो गया पूरा एक बार अच्छा सा रिवीजन। फटाफट बैठ के अब घर पे रिवाइज करना, और मैं यहीं पे हूं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ लो, चैट बॉक्स में फटाफट डाल दो। तो अपन 15-20 मिनट का एक डाउट सेशन ले ही लेते हैं। डाउट्स है तो आप पूछते जाओ मेरे को। रिकंसिलेशन पढ़ना एक बार तो प्लेलिस्ट नहीं, उसमें नहीं क्या, लेक्चर में नहीं है क्या? चलो मैं भेज दूंगा, ढूंढ के तेरे को रिकंसिलेशन का वीडियो डाल दूंगा। वाउचर अगर आइडेंटिफाइबल है तो उसे इश्यू ऑफ वाउचर होगी, और हमें वो वाउचर रिडीम नहीं करा तो उस पर टैक्स फालतू दे दिया अपन ने। यस, वो जाएगा, क्योंकि आप पेमेंट दे चुके हो तो जाएगा बिल्कुल। रिटर्न वाले चैप्टर में याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली उसके लिए ड्यू डेट्स थोड़ी सी रिवाइज करनी पड़ेगी। ड्यू डेट्स रिवाइज करने का प्रॉब्लम आता है उसमें, पर उसका कोई तरीका नहीं है। आपको रिटर्न वाले चैप्टर में ड्यू डेट्स तो रिवाइज करनी पड़ेगी। यस, अमेंडमेंट जनवरी 2025 में भी एप्लीकेबल है। मैं आपको अमेंडमेंट वीडियो आज वापस टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप उसको एक बार वापस देख लीजिएगा। दुर्गा, मैंने लेट फीस के लिए पूरा डायग्राम बनवाया था। लेट फीस के लिए मैंने पूरा डायग्राम बनवाया था, आपको डायग्राम नहीं देखा क्या आपने? मैंने मॉक टेस्ट 3 को लेके एक डाउट था पीओएस में, अरे वो एक्चुअली मेरी गलती है, वो पीओएस में मैंने सॉल्यूशन गलत दे दिया, उसका आपका आंसर सही है। वो कॉपी चेकर ने गलत सॉल्यूशन से चेक कर दिया। वो आपने 3:2 नाइट्स में बांटा था, वो सही आंसर था, सही था, वो सही था, वो सही आंसर था आपका। वो
कॉपी चेक करने मेरी गलती थी, मैंने सजेस्टेड आंसर में गलती से गलत सॉल्यूशन भेज दिया उसको, वो मेरी गलती थी, ठीक है। और बताओ और क्या गलती थी। वाउचर टैक्सेशन होता है मतलब कौन कब देता है। देखो वाउचर में टैक्सेशन कैसे होता है, सिंपल है। वाउचर में जब अगर आइडेंटिफाइबल वाउचर है तो जिसने वाउचर आपको बेचा है वो इशू करते समय उसका टैक्स भरेगा, और अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो टैक्स तब भरेगा जब आपने रिडीम किया होगा। यस, सीजीएसटी के आईटी सेट ऑफ होती है, आईजीएसटी से बिल्कुल होती है भाई, कैसी बात कर रहा है, 100% होती है, 100% होती है। जब सर टैक्स से डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो ऐसे गुड्स में डील करता है जिन पर मैक्सिमम 12% टैक्स लग रहा है तो 18% लगेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा एग्जाम के अंदर, रेट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन देगा, अदरवाइज उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से अजम्पशन ले लेंगे रिश्ता। सर एग्जाम्पल से बताइए ना, समझ नहीं आ रहा है। शॉपर स्टॉप गए, शॉपर स्टॉप में आपने जाके बोला मुझे एक गिफ्ट वाउचर दे दो जो मुझे अपने दोस्त को गिफ्ट करना है बर्थडे पे, क्योंकि वो बहुत चूजी है तो मेरी चॉइस का नहीं लेगा, उसको मैं वाउचर दे देता हूं, वो अपने हिसाब से खरीद के ले आएगा। तो आपने शॉपर स्टॉप से वाउचर खरीदा पर एनी आइटम का खरीदा तो फिर आइडेंटिफाइबल नहीं है। अगर आप सिर्फ फुटवेयर का या कॉस्मेटिक्स का या चश्मे का अलग अलग खरीदते तो आइडेंटिफाइबल वाउचर हो जाता। सर्विसेज में एडवांस पे भी टाइम ऑफ सप्लाई पर टैक्स लगता है, ऑफ कोर्स लगता है, क्योंकि सर्विसेज में हमने दोनों जगह डेट ऑफ पेमेंट पढ़ा है। गुड्स के एडवांस में नहीं लगता, लेकिन सर्विसेज के एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा आ जाता है एडवांस मिलने पे, ठीक है। सर अगर नागालैंड की एग्जम्प्ट सप्लाई 11 लाख है और एमपी की 30 लाख है तो टर्नओवर तो 31 लाख होगा, पर नागालैंड में जीएसटी नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि, और एग्रीगेट टर्नओवर भी 40 लाख वाला लगेगा, ना कि नागालैंड वाला लगेगा। कॉस्टिंग के लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चन में दे देता हूं, मेरे पास पूरा कंपाइल्ड पड़ा हुआ है पीडीएफ में, उसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को भेज देता हूं। माही मॉक टेस्ट क्वेश्चन 2B मुझे निकालना पड़ेगा माही, या तो आप उसका भेज सकते हो क्या। मॉक टेस्ट कौन सा वाला था, किसका मॉक टेस्ट, व्हाट्सएप कर दो मेरे को, मैं उसमें से आपका डाउट देख के अभी आज का आंसर देता हूं। सर 80 में पेमेंट ऑन एक्सपोर्ट ऐड होता है, यस पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऐड होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने सिर्फ जीएसटी को एक्सक्लूड किया था, बाकी चीजों को एक्सक्लूड नहीं किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डीटी का ना, डीटी का ना, हाँ डीटी का ना, इनकम टैक्स जो जीएसटी प्रोविजन है उसके हिसाब से लिए पूछा है। 12% 18%, देखो जनरली 18% होता है, क्वेश्चन कुछ ना बोले, पर अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता तो 12 लगा देना। सर इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, यस इट इज इन आरसीएम, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा फाइनल के सिलेबस में, तो वो आपको क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम के अंदर। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट में मार्केटिंग एजेंट और कंसाइनमेंट एजेंट वाला एक बार बता दो, सिंपल है। अगर वो कंसाइनमेंट एजेंट है तो बिल अपने आप नाम से बनाएगा, अपने नाम से बिल बनाएगा तो उस केस में फिर जब प्रिंसिपल और एजेंट को बिल भेजेगा तो प्रिंसिपल एजेंट के नाम से बिलिंग करेगा। लेकिन अगर वो मार्केटिंग एजेंट है तो डायरेक्टली प्रिंसिपल कस्टमर के नाम से बिलिंग करेगा और मार्केटिंग एजेंट को सिर्फ कमीशन पे जीएसटी लगेगा, पूरे अमाउंट पे बिल बन के एजेंट को नहीं आएगा, ठीक है नितेश। और बताते जाओ। अच्छा एक और है, अभी तो एक और उस पर भी आ रहे होंगे डाउट्स, इधर भी आ गए। पीयू अग्रवाल सर मैंने कल आपको कल क्वेश्चन भेजे थे उसका बता दीजिए, एक बार आप मेरे को पिंक कर दो, आज मैं आपको भेज देता हूं। सर जब नेट कैश पेबल कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में रूल 86 भी मत लगाना, जब तक क्वेश्चन ना बोले रूल 86 भी लगाना ही मत। एग्जाम्शन याद करने प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए जीएसटी चार्ट्स मैंने इसीलिए दिए थे ताकि आप उसको वॉल पे लगा के एग्जाम्शंस को याद कर पाओ। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज ऑफ जैगरी टैक्सेबल होता है, यस अब जैगरी वेयर हाउसिंग और स्टोरेज टैक्सेबल होता है, बिल्कुल सही है। जैगरी इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उसकी वेयर हाउसिंग और स्टोरेज टैक्सेबल आज भी है, टैक्सेबल हो गई है, पहले नहीं होती थी अब टैक्सेबल हो गई है। बहुत बढ़िया। सर कॉस्ट के डाउट भी पूछ लें क्या, बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आज रिप्लाई कर दूंगा बैठ के। आज मैं 31 पे कुछ खास प्लानिंग है नहीं मेरी, तो बैठ के मैं आज आराम से रिप्लाई कर दूंगा आपको सारे कॉस्ट के भी डाउट्स, आप मेरे को रिप्लाई कर दीजिएगा। कंपोजिशन के टर्म्स एंड कंडीशन में एक पॉइंट है नो कंसेशन ऑफ जीएसटी। हाँ इसका मतलब कृष्णा ये हुआ कि कंपोजिशन वाला जब परचेस करेगा तो आरसीएम में उसको पूरा टैक्स लगता है, वहां 1% नहीं लगता है। परचेस पे तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ता है, 1% सिर्फ सेल पे है, परचेस पे पूरा टैक्स है। राइस ऑफ का स्टोरेज टैक्सेबल है क्या, नहीं एग्जम्प्ट है, उसको अलग से टैक्सेबल एग्जम्प्ट किया हुआ है। स्टोरेज ऑफ राइस एंड वेयर हाउसिंग ऑफ राइस को अलग से एग्जम्प्ट किया हुआ है, इसलिए वो एग्जम्प्ट है। मैंने बोला भी था क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो उसको अलग से एग्जम्प्ट किया हुआ है, ठीक है केशव।
और बोलो साहब, और कोई डाउट ऑनलाइन? सर सेक्शन 49 के साथ 86 भी लगता है क्या? मैंने फिर बोला बाय डिफॉल्ट कभी भी मत लगाना मुस्कान, क्वेश्चन बोले तो ही लगाना, अदरवाइज 86 भी मत लगाइएगा, कभी भी मत लगाइएगा जब तक क्वेश्चन बोल नहीं रहा है तब तक। ठीक, और बोलो डाउट्स? एक डाउट है ऑनलाइन मुझे भेजा है माही ने, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूं अभी की अभी। क्वेश्चन था लिस्ट प्राइस दे रखी है, टैक्स लिमिट बाय सब्सिडी नॉट इंक्लूड इन दी प्राइस, नॉट इंक्लूडेड इन दी प्राइस। ये क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व किया, बस इसमें इंक्लूडेड इन दी प्राइस था, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर नॉट इंक्लूडेड इन दी प्राइस है इसका मतलब सब्सिडी हट चुकी है, सब्सिडी हट चुकी है तो इसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, 3000 ऐड होगा, एनजीओ वाली सब्सिडी 3000 ऐड होगी क्योंकि प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। ओके माही, एक और डाउट है, सब्सिडी आफ्टर कंसीडर है, नीचे वाले में स्टार लिमिटेड वाले में एनजीओ वाली, इसका मतलब प्राइस में सब्सिडी हट चुकी है, तो अगर एनजीओ की सब्सिडी तो वापस ऐड बैक करनी पड़ेगी। नॉट इंक्लूडेड और कंसीडर्ड का मतलब सेम है कि प्राइस में से हटा दिया गया है, इंक्लूडेड है मतलब प्राइस में जुड़ी हुई है। ठीक है, और बताइए, और क्वेरी? एक और किसी ने भेजा है मुझे, ये डाउट आपने मुझे अभी भेजा है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसंबर ही रिसीव्ड अ कंसाइनमेंट ऑफ टाइल फॉर carrier GTA in the state, goods were dispatched by the supplier on pay to basic freight charges of 58 GBD 12%। 12% GTA है मतलब ये NCM में आएगा, मतलब इसके ऊपर आपको ITC मिलेगी पर इसके ऊपर आपको जेब से कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ITC मिलेगी इसके ऊपर और आपको RCM में नहीं जोड़ना है क्योंकि 12% है। एक और क्वेश्चन है, 50% कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग है तो 50% टैक्स ड्यू डेट आ जाएगी उसके लिए, तो उतना अमाउंट पे आपको टैक्स उसी दिन देना पड़ेगा जिस दिन इवेंट हो गया। तो 50 लाख का टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन आ जाएगा जिस दिन आपने ये स्टेज कंप्लीट कर ली, 15/3 वो आपका ड्यू डेट आ जाएगा। अगर इनवॉइस उसके पहले बना दिया तो ए लगेगा और इनवॉइस उसके बाद बनाया तो बी लगेगा। यहाँ पे एक्चुअली सेकंड केस में इनवॉइस 15/3 के बाद बनाया है तो यहाँ पे बी लग जाएगा, ए नहीं लगेगा। अग्रीमेंट में डिस्काउंट मेंशन है बट रेट नहीं दिया, चलेगा। अगर डिस्काउंट का जिक्र है मतलब अग्रीड था तो रेट देना जरूरी नहीं है, वो भी फिर डिस्काउंट डिडक्ट होगा, उसे सेकेंडरी डिस्काउंट नहीं मानेंगे। अभी वाला पीडीएफ मैंने दोनों ग्रुप पे साथ में टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, मैंने पूरा पीडीएफ भेज दिया है। एडवांस ऑफ गुड्स पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता, एडवांस ऑफ सर्विस पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है, मतलब गुड्स का एडवांस मिला है तो अभी टैक्स इस महीने नहीं देना, सर्विसेज का मिला है तो उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। और बताओ, और क्या क्वेरी है? माही अग्रवाल, मैंने नॉट इंक्लूडेड सोचकर ऐड बैक कर दिया। नॉट इंक्लूडेड का मतलब, हाँ तो ऐड बैक करना था वहीं, करना था, मतलब लिस्ट प्राइस में नॉट इंक्लूडेड में ऐड करना था, तो 3000 को सब्सिडी को ऐड करना था और इधर भी 3000 5000 की सब्सिडी को ऐड करना था। नहीं ऐड होगा, नॉट इंक्लूडेड है मतलब वो ऐड करना है। सॉल्यूशन में भी रॉन्ग बट लैंग्वेज के हिसाब से ये ऐड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आज अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें इंक्लूडेड लिखा था तो अपन ने उसका फिर कुछ नहीं किया, अगर नॉट इंक्लूडेड लिखा है तो फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। 12% जीटीए वाला फ्रेट पे करेगा, उसको जीएसटी लगेगा क्या? उसको लगेगा। अपने को आईटीसी लेनी है, टैक्स वो भरेगा 12%, अपने को सिर्फ उसकी आईटीसी मिल जाएगी, टैक्स वो अपने को बिल में जोड़ के गवर्नमेंट को वो पे करेगा। ठीक है कृष्णा, एनी अदर क्वेरीज? सर क्योंकि वो 1% मॉक 2 में था, नोट दिया मैंने पर उसके नंबर मिले, मेरे को मिले वो अच्छी बात है, पर मैं बोलता हूँ रूल 86 बी का नहीं भी क्लॉज लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, दिक्कत नहीं, चलेगा। इसमें भी ऐड करना है, यस ऐड होगा, दोनों में ऐड होगा। कंसीडर कर चुके ना एनजीओ वाली सब्सिडी 80,000 में, तो कंसीडर करने के लिए ऐड होगा, ऐड करना है माही, बिल्कुल सही है। और बता दीजिए, और कोई क्वेरी किसी को? अपनी कोई क्वेरी है बोलते जाओ ना, मैं यहाँ क्लास में भी अनाउंस कर दूंगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्वेरी है? कट कर दे, नहीं आएगा ये, आईएफएससी वाला इग्नोर कर दे। कौन सा वाला? अच्छा नीचे वाला, सेबी सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम वाला है इसकी। हाँ ये तो आरसीएम में आता है। क्या होता है कि सेबी आपको एक फैसिलिटेट करता है कि आप लोगों से मार्केट से शेयर बोरो करके शॉर्ट कर सकते हो। तो इस सर्विस में एक्चुअली आप मुझे शेयर्स दे रहे हो उधार और मैं बोरो करके मार्केट में उसको बेच रहा हूँ, तो आप सप्लायर हो, मैं रिसीवर हूँ, लेकिन आरसीएम लगता है मुझे टैक्स देना है, आपको नहीं देना है। सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम का आरसीएम है जी, एग्जाम्पशन नहीं है, आरसीएम है, एग्जाम्पशन में नहीं, आरसीएम में लिखवाया है, आरसीएम में लिखवाया है जी। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, ठीक है, हाँ
नहीं 165 पे आएगा, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई है ना, आप तो पूरा 1% मुझसे ले रहे हो ना, ये प्योर एजेंट थोड़ी है। आपको मैंने बोला तुम लेबर लेके आओ और साथ में तुम्हारा कमीशन ले जाओ, पूरा पैसा ले जाओ, तो वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो 1% पे देना पड़ेगा। हम्म। तो ये मेरी बात समझो ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि मैं आपको लेबर सप्लाई करूंगा, मेरी वैल्यू ऑफ सर्विस पूरी क्या हो गई 1%। अब उसमें आपने खर्चा कर दिया 1.5 लाख, उसमें मेरी क्या गलती है? ये तो ऐसा हो गया कि आपने बोला कि मैं खाना बना के दूंगा, तो खाना खरीद के लाया तो क्या खाने की वैल्यू नहीं जुड़ेगी क्या आपके फूड के मेन्यू के उसमें? वो तो पूरे पे लगता है ना, टोटल सेल वैल्यू पे लगता है, तो पूरे पे लगेगा 1% के ऊपर, 15,000 पे नहीं लगेगा। वो रेलवे टिकट वाला एजेंट का काम अलग था, वो प्योर एजेंट था, वो अलग है, उसमें फिर सिर्फ कमीशन पे लगता है, यहाँ पे तो पूरे पे लगेगा। हम्म। हाँ बिल्कुल होगा, अदर चार्जेस वैल्यूएशन क्या बोलता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, मार्केटिंग, चेकिंग, इंस्पेक्शन, सब मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ता है। ये काम आपको करके देना था ना उसको, उसने रिक्वेस्ट किया कि आप करके दो, पैकिंग भी तो उसने रिक्वेस्ट करी थी, पैकिंग जोड़ी कि नहीं जोड़ी? पैकिंग उसने बोला मेरे को करने को, तो भी करके दी। एनी अदर इंसिडेंटल चार्जेस, क्या ये इंसिडेंटल वर्क है मेरे मेन काम का? बहुत सारे कस्टमर मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे को चेक टेस्ट करा के दो और एक कंप्लीट डिलीवरी इंस्पेक्शन करा के दो, मैं उसका अलग से पैसा दे दूंगा आपको, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो अलग से टैक्स होगा, इंसिडेंटल खर्चा है तो जुड़ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, हो गई क्वेरी सॉल्व। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट को ईआरसीसी वाला छोड़ देना भाई, वो ईआरसीसी वाला मॉड्यूल में सिर्फ पॉइंट दिया, उसके ऊपर कोई एनालिसिस क्वेश्चन नहीं दिया, छोड़ दे उसको ईआरसीसी वाले को। दो चीजें मैंने बोला था छोड़ देना, एक तो आईएफएससी और एक ईआरसीसी, एक बैंक का आईएफएससी वाला इग्नोर कर देना और एक ईआरसीसी वाला इग्नोर कर देना, वो दोनों नहीं आएगा। ठीक है, हाँ कॉस्ट क्या व्हाट्सएप कर देना, मैं उस पर फिर रिप्लाई कर दूंगा। और बोलो कोई क्वेरी? डन, चलिए थैंक यू सो मच, चलिए थैंक यू, मिलते हैं उसके बाद। और कोई भी मैं, हाँ मैं और करता रहूंगा, ऐसे सेशंस लेता रहूंगा और भी लगेगा तो। थैंक यू।